अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। यस, आज भी एक खूबसूरत सा मैसेज विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ अ टाइम मैं आपके साथ एक प्यारा सा मैसेज शेयर किया। अल्लाह पाक ने हमें हर नेमत से नवाजा है, अल्लाह पाक ने सबको इक्वल अंदाज में पैदा किया है। अब हम लोग अपने आप को खुद जज करते हैं कि हम जब जैसे जैसे बढ़ रहे होते हैं या ऑफ कोर्स जिस डोमेन में बड़े हो रहे होते हैं, तो फिर हमारे साथ कुछ वाकयात और कुछ ऐसे एक्सीडेंटल वाकयात होते हैं जो हमें चेंज कर देते हैं। लाइक कोई क्राइसिस में आ जाता है, कोई किस तरह, लेकिन एक बात हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग करती है, वो हमारा ईमान है। और हम कहते हैं कि अल्लाह ने जो हमें जहां पर पैदा किया है, जैसा पैदा किया है, उसका शुक्र अदा करें। मुझे एक बात बताएं, किसी ने ये कहा कि प्लीज यानी कि नाशुक्री किसी शख्स ने किसी शख्स के साथ बात करते हुए कही कि यार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो उसने उसके साथ एक थोड़ा सा एक गेम किया। उसने कहा एक काम करो यार, मुझसे ना 1 लाख रुपए ले लो, तो मुझे अपनी एक आंख दे दो। तो उसने कहा कि ये क्या बात है, मैं अपनी आंख क्यों दे दूं? उसने कहा अच्छा मुझे, मैं तुम्हें 1 करोड़ दिलवा दूंगा, तुम मुझे अपनी एक आंख दे दो। उसने कहा नहीं। उसने कहा अच्छा चलो मुझे 2 बाजू दे दो। इस तरह करते करते उसने उसके सारे ऑर्गन मांगना शुरू किए और पैसों की बम्बार लगा दी। तो उसने कहा कि नहीं, उसने कहा जब तुम्हारे पास इतनी करोड़ों की एक नेमत अल्लाह ने दी है तो तुम ना शुक्री क्यों कर रहे हो? उसको देखो जिसको अगर कमरे में दाखिल कर दिया जाए, उसकी आंखें ना हो, तो वो किस कदर मोहताज होता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे स्माइल होती है, शुक्र करता है। क्योंकि अगर वो पैदाइशी नाबीना है तो वो उसका देन है कि उसने किसको कैसे पैदा किया। तो फिर हम कौन होते हैं? एक कौवा दरख्त पर बैठा था, नीचे एक बुजुर्ग बैठे थे। कौवा रोने लगा और रोते रोते उसके आंसू जो है वो बुजुर्ग पे गिर गए, बाबा पे। अच्छा, उन्होंने पूछा कौवे तू क्यों रो रहा है? उसने कहा ये मेरी कोई जिंदगी है, काला रंग कोई मुझे पसंद नहीं करता। जिंदगी तो हंस की है, क्या रंग है उसका, लोग उसको पसंद करते, उसकी तस्वीरें उतारते, मुझे तो कोई पसंद नहीं करता। तो उसने कहा क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें हंस बना दूं? कौवा तो बस खुश। उसने कहा आप मुझे हंस बना दे। उसने कहा एक शर्त है, तुम जाओ हंस के पास और उससे पूछो कि उसकी जिंदगी कैसी है, मैं तुम्हें उसके बाद कौवा मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। कौवा उड़ा और हंस के पास गया, और भाई क्या हाल है आपके? उसने कहा ठीक है, मजे में। तो उसने कहा यार कैसी गुजरी? उसने कहा कैसी गुजर रही है, हर वक्त मैं डरा रहता हूँ। बोले तुम क्यों डरे रहते हो? यार कोई मुझे पकड़ ना ले, मैं हर वक्त डरा रहता हूँ, मेरी भी कोई जिंदगी है, एक टांग पे खड़ा रहता हूँ और मुझे लोग पकड़ना चाहते हैं, मुझे हर वक्त डर लगता है कि कहीं कोई गोली आ जाए मुझे मार दे। तो कौवा बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि यार इतना प्यारा, इतना अच्छा, ये क्यों इतना परेशान? उसने कहा हंस ने, बोले तो हंस ने आगे से कहा मुझसे अच्छी जिंदगी तो उस तोते की है जिसको लोग अपने घर में लेके जाते हैं। यानी कि हंस ने आगे से कहा। तो कौवे ने कहा यार तो फिर मैं तोते के पास जाता हूँ। उसने तोते से पूछा, हरा हरा खूबसूरत, आपने देखो ऑस्ट्रेलियन के लिए कलरफुल होते। उसने तोते से पूछा कैसी गुजर रही है भाई? उसने कहा हंस तो छोड़ो, अब तोते के पास चलते हैं। तोते ने कहा क्या पूछूं, लोग मुझे घर में लेके जाके कैद करते हैं और मेरी सारी जिंदगी कैद में गुजरती है, मेरी भी कोई जिंदगी है, मुझसे तो अच्छी मोर की जिंदगी है। तो कौवे ने कहा छोड़ो जी, तोते को आगे चलते हैं मोर के पास, ये तो तोता भी खुश नहीं है। मोर के पास गए तो मोर ने कहा, मोर से पूछा मोर भाई क्या हाल है? कह रहे क्या पूछूं, क्या पूछते हो, क्या बताऊं, मेरी भी कोई जिंदगी है। उसने बोला कहा क्यों भाई, तुम तो तुम्हें तो लोग पसंद करते हैं, तुम्हारी तो आवाज सुनते हैं, तुम्हारा डांस देखते हैं, तुम पर फैलाते हो तो लोग खुश होते हैं। कहा क्या फायदा, बाद में मैंने इन परों को नोच के अपने घर में डेकोर करते हैं, डेकोरेशन के तौर पर, और मेरी तो सारी जिंदगी जू हाउस में गुजर जाती है, चिड़िया घर में, मेरी भी कोई जिंदगी है। जिंदगी तो तुम्हारी है, ना तुम्हें पकड़ने का डर, ना तुम्हारी कोई परेशानी,
ना तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें आके पकड़ लेगा, गोली मार देगा। तो कौवा बड़ा हैरान हुआ, बोले यार ये क्या? कह रहे मैं तो मेरे अपने पाँव को देखता हूँ तो मुझे दुख होता है, अपने पैरों को क्या देखूं, उसके बाद मेरे पर नोच लिए जाते हैं और मुझे सारी जिंदगी चिड़ियाघर में बच्चों को खुश करने के लिए रखा जाता है। मैं हर वक्त डरा रहता हूँ अपनी जिंदगी से। कौवा गया बाबा के पास, बाबा ने हाँ कौवे अब बोलो क्या करूं, तुम्हें हंस बना दूं? उसने कहा नहीं, मैं कौवा ही ठीक हूं। तो जिंदगी में याद रखिएगा, किसी को अल्लाह ने बहुत दिया है तो उसको अल्लाह ने दिया है, और किसी को नहीं दिया तो उसके राज है, और जिस हाल में आपको रखा है उसमें खुश रहना सीखें। ये छोटा सा मैसेज आपके लिए, क्योंकि हम लोगों को अक्सर कोई पूछता है, हम ऐसे उसको कहने के लिए जरूर कह देते हैं कि हम, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगी कि हम ये जरूर कहते हैं उसको खुश करने के लिए कि लाइक कि मैं खुश हूं, लेकिन यकीन करें आपका ईमान, आपका तवक्कल नहीं होता। इस बात का मैं जब सोचती हूं कि हम दीन और ईमान एज अ मुस्लिम होने के बावजूद हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम अंदर से, कहते हैं ना कि इंसान की बॉडी आखिरकार डिस्ट्रॉय हो जाती है, जब दुनिया से चले जाते हैं ना तो वो कब्र की जीनत बनती है, लेकिन इंसान की सबसे इंपॉर्टेंट उसकी रूह, जिसे हम सुकून कहते हैं। और ये आज का जो मैंने टॉपिक शेयर किया वो रेलेवेंट था कि इंसान जिस हाल में है वो शुक्र अदा करे, शुक्र खुदा। जिस दिन आपने अल्लाह तवक्कल शुक्र करना शुरू कर दिया, आज का मैं मौजू भी यही जो है। तो हमारे साथ कॉलर है याया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ याया, आप कैसे हो? बस अल्लाह का शुक्र है। कुछ बिजली नहीं होती, कुछ पानी नहीं होता, कुछ आपको पता है सारे मसाइल का, लेकिन फिर भी हम कुछ रहने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उस दिन मैंने पूरा इत्तेफाक की बात है, आधा घंटा मेरी गुफ्तगू रही कि हमारी जो है कराची में जो हम बुनियादी चीजों से इतने बुरे तरीके से महरूम। उस दिन मैं बड़ी याद कि आप आए नहीं, आई थिंक शायद आप देख नहीं रहे थे या आप अवेलेबल नहीं थे, वरना मैंने आपको बड़ा मिस किया था उस दिन ना। या कहाँ चले गए? आई हाई या कहाँ चले गए आप? अच्छा लेट्स सी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लेंगे, आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इसके बाद एक बड़ा जबरदस्त हमारा जो हेल्थ का सेगमेंट है, और हम बात करेंगे वो तमाम लोगों पर जो ड्रग्स में मुब्तला हो गए हैं, जो हेरोइन पीते हैं या फॉर एग्जाम्पल शीशा पीते हैं। यूथ बड़ी जो है वो इस डोमेन में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, और मज़ीद ड्रग्स में और वैरायटी भी आ गई है। अब लोग इसको बड़ा प्राउडली, हम लोग किसी वक्त सुनते थे चिल्लम और हुक्का एंड इस तरह की चीज़ों को, लेकिन अब गुटखा, मावा, तम्बाकू, और लोगों का एक मैं कहूँगी सबकॉन्शियस में एक बात बैठ गई है। कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग हो ना, कहते हैं कि जब तक आप खुद अपने आप ना हारो ना, आपको कोई नहीं हरा सकता। ये बात बड़ी स्ट्रांगली बात है। तो हम मेंटली चाय पीने से मेरा स्ट्रेस रिलीज होता है। मेडिकल टर्म में तो ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा? हम लोग कहते हैं ये टैबलेट खाने से मैं सुकून में। हाँ, मेडिकल में उसकी कोई नर्व्स, आपकी कोई सिस्टम जो है वो जरूर ऑफ कोर्स जो है वो आपकी वो आ जाती है, लाइक हेल्थ के हिसाब से कि आपकी फॉर एग्जांपल सॉरी मेरे एक मिनट, हाँ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ब्लड सर्कुलेशन या कोई उसमें आ सकती है, लेकिन अदरवाइज शिट यार। अच्छा जी, मैं आपको फिर बताती हूँ थोड़ी देर में कि मेडिकल टर्म ऑफ में क्या होगा। ड्रग्स पे बात करेंगे, लेंगे यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ये है हेल्थ सेगमेंट, और आज का जो टॉपिक है वो है ड्रग्स के ऊपर। अच्छा, ड्रग्स के ऊपर इसलिए हम करना चाह रहे हैं कि बहुत सारी अवेयरनेस जो है कुछ लोगों को नहीं है।
तो मैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, बगैर किसी वक्त के ज़ाय के, मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर डॉक्टर यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं सबसे पहले मिलवाऊंगी यहाँ पर मैं उनको, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये उनकी यहाँ पर मेरे मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग विद सभी में यहाँ पर एंट्री हुई है। तो मेरे साथ जो शख्सियत यहाँ तशरीफ रखती हैं और वो है डॉक्टर अकरम सुल्तान, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और हार्ट स्पेशलिस्ट, टब्बा हार्ट कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वी ऑन शो। मुझे बहुत खुशी हुई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नहीं जी, आपकी मेहरबानी, आपने इस काबिल समझा और इस प्रोग्राम में बुलाया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे साथ बिल्कुल मेरे बराबर में तशरीफ रखते हैं राइट हैंड पर डॉक्टर फिजा यास्मीन, साइकेट्रिस्ट है, माहिर नफ्सियात। जी हाँ, बात करेंगे और उनको सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फिजा जी? अच्छा फिजा जी मेरे प्रोग्राम में एक दो बार आ चुकी है। अच्छा जी मैम, हम आज जो है डॉक्टर साहब बहुत ही एक संजीदा और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और वो है ड्रग्स। और जो हमारी यूथ जितनी इसमें इन्वॉल्व हो रही है और बड़ी हैपनिंग्स में इन्वॉल्व हो रही है, लाइक कुछ गैदरिंग बना ली एंड होटल एंड कहीं पर कोई प्रोग्राम, नाइट प्रोग्राम कर दिया और वहां पर उन्होंने इसको बड़ा इंजॉयमेंट में लिया। उनको जैसे पता ही नहीं है, जबकि एजुकेटेड लोग हैं, उनको जैसे पता ही नहीं है कि अगर हम इसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हमारी अंदर से कितनी डिस्ट्रॉय हम लोग होंगे। इससे हम बहुत सारे नशावार चीजों का लफ्ज भी कह सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा है कि नहीं? जी बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की है जो कि मुआशरे में एक नासूर बनता जा रहा है। और जून में ही हम आलमी मंशियात की रोकथाम के लिए दिन मनाया जाता है। अच्छा। और अगर हम ड्रग्स की बात करें तो इट इज़ नॉट ओनली ड्रग्स, दीज आर दी नार्कोटिक ड्रग्स, वो ड्रग्स जो कि नशा आवर हैं। तो अब इस मुआशरे में ये पाकिस्तान का ही मसला नहीं है, दुनिया भर का मसला भी है। ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग के मामलात पे कंट्रोल पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन ऐसी जगह जैसे हमारा कंट्री अभी तक एक डेवलपिंग कंट्री है या एक पुअर कंट्रीज में आप समझ सकते हैं, जी जी। उनके अंदर अगर हमारी यूथ जो है वो 30% से ज़्यादा हमारी यूथ है, यानी 40-45% हमारी यंग पॉपुलेशन है, वो जो 15 साल से और 35 साल के दरमियान है। अगर वो नशावर चीज़ों का शिकार हो जाएगी तो और बजाय इस किसी पॉजिटिव काम करने के अगर इन चीज़ों में चली जाएगी तो हम अपने इम्पॉर्टेंट इंजन को जो कि आगे जाके मुल्क को ड्राइव करेगा उस चीज़ को हम खो सकते हैं। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हम इस चीज़ को उनको शुरू से राग़िब करें कि उनको कोर्सेज में और उनके सिलेबस में ये बताया जाए कि नशावर चीज़ें जो है क्या है, उनसे कैसे दूर रहना है। और अगर कोई छोटी सी चीज़, ये शुरू होता है स्मॉल चीज़ों से, जैसे कोई गुटखा खाता है या छालिया खाता है या स्मोक करता है, अगर उस चीज़ को उसने कवर नहीं किया तो आगे जाके उन चीज़ों का शिकार हो सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे मुआशरे में छोटे बच्चों को उनको स्कूल में भी और उसके बाद कॉलेजेस में भी इस चीज़ पे बताया जाए कि ये गलत है। जिस तरह हम सफाई के बारे में बताते हैं, जिस तरह हम हेल्थ के बारे में बताते हैं, इसी तरह हमें नार्कोटिक्स के बारे में भी बताना चाहिए। और टीवी प्रोग्राम में भी आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको भी इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए ताकि हम इस चीज़ पे काबू पा सकें। बिल्कुल बेहतरीन बात कही है। और आपने कहा कि हमारी यूथ, और इसका मतलब है कि हमारे वालिदैन को, जो हमारे बड़े हैं, उनको अटेंशन देनी चाहिए और बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे बच्चों की एक्टिविटी क्या है। अभी रिसेंटली डॉक्टर साहब, मैं यही जो आप बताइए जिस यहाँ से आए ना हमारे चैनल के करीब, तो वहाँ पर एक होटल है, वहाँ पे कुछ बच्चे में एक सुबह का नाश्ता हम लोग कर रहे थे, चलो थोड़ा मौसम अच्छा था, तो बच्चे पेपर दे जाते 9-10 के बच्चे, और उनकी एज भी आपको पता है 9-10 की क्या है। तो बड़े मजे से जो है 2 लड़के उठे और उन्होंने जाके स्मोकिंग करना शुरू कर दी। तो मैंने कहा यार इनको जरा ना डर है ना खौफ है, और ना इनके पेरेंट्स इनको तवज्जो दे रहे हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाके किन बच्चों की उनके साथ गैदरिंग है। तो अब इस जगह पर जब बच्चा पहला स्टेप लेता है तो जाहिर बात है आगे चल के वो और डेंजरस सिचुएशन में नहीं आ सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन छोटे बच्चों में और उससे बाद एडोलेसेंस या नौजवान बच्चों में एक दूसरे की तकलीद का बहुत ज़्यादा वो होता है। आप देखिए आजकल नौजवान हमारे जो हैं वो दाढ़ी रखी हुई सबने, जबकि एक ज़माने में आप उनको कहते थे तब भी वो दाढ़ी नहीं रखते थे। अब दाढ़ी की कई किस्में वो मैनेज करते हैं और उसको इंजॉय करते हैं और उसके ऊपर प्राइड है। अगर किसी ने नहीं रखी होती लोग उसको कहते हैं कि आप भी रख लो यार, आपको अच्छी लगेगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगे कि एक को देखकर दूसरा कितना वो
एक दूसरे के ऊपर जो इम्प्रेस होता है। तो एक तरह तो ये कि उनको नॉलेज नहीं है, अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन डजंट नोज आईज कांट सी, अगर आपका दिमाग नहीं जानता तो आपकी आंखें देख नहीं सकती। तो वो मासूम बच्चा या आगे बढ़ने वाला नाबालिग, जब उसको पता ही नहीं होगा कि इस चीज़ की खराबी क्या है, तो वो देख देख के वैसे ही काम शुरू कर देगा। तो इसके लिए ये सबको मिल के काम करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि ये गलत है और इसके ये नुकसानात हैं। जब उसको ये पता चलेगा तो और उसको फैशन बना देना जो है, उसको डिस्करेज करना चाहिए, बजाय इसके उसको फैशन बना देना कि ये शीशा पीना है या वहाँ ये हो रहा है, तो उस चीज़ को डिस्करेज किया जाए। ये नहीं कि वो जो न लेके उसके पीछे जाए, उस तरह तो और ज़्यादा वो चीज़ होगी तरीके से। एक तो ड्रग ट्रैफिकिंग रोका जाए, दूसरे स्कूल और कॉलेजेस में जो है वो ड्रग की जो है वो या जो नशावर चीज़ें हैं उनकी आमद पे पाबंदी लगाई जाए और उनको चेक किया जाए, लेकिन उसको कंडेम भी किया जाए और उसको बताया जाए कि अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे कि हम लोग बाज़ चीज़ें हमारे मज़हब में मना है, तो लोग बच्चों को भी पता है ये चीज़ें मना है, तो ये आप देखिए कि जब उनसे कहेंगे कि आप कोई ऐसी खंजीर या ऐसी कोई चीज़ जो है उसको ये हमारे लिए मना है, तो नशावर चीज़ भी मना है, वो चीज़ तो वो नहीं करेंगे मगर ये चीज़ वो कर लेंगे। तो इस तरह से उनको अगर एग्जाम्पल और रिलेटिवली मॉडल बन के बताया जाए तो उससे उनको ये चीज़ का अवेयरनेस हो सकती है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। और इसका मतलब है कि जो इन्होंने कहा कि इनिशियली तौर पे बच्चों को हम जैसा टेक ओवर करते हैं, बिल्कुल वो उसी पोजीशन या उसी ट्रैक पे जो है वो चलते। एक नफ्सियात जिसे कहते हैं, ऑफ कोर्स हमने नफ्सियाती तौर पे कुछ लोग एक दूसरे को देख के, जैसे इन्होंने कहा ना कि इम्प्रेस होना, जैसे हम लोगों ने दाढ़ी की बात की, फ्रेंच बना लिया, ऐसा कह लिया, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो वो एक क्लिक किया उसके दिमाग को, अच्छा मैं भी ऐसे करूं। एक बात बताएं, मेन डॉक्टर फिजा यास्मीन हमारे साथ है, तो डॉक्टर साहब कौन सी मिस्टेक है जहां बच्चे को ये जरूरत पड़ जाती है कि वो ड्रग्स ले। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है, बात करने इजाजत है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सभी कैसी हैं? जी या आप कंटिन्यू कीजिए, हम लोग तो अब बात कर रहे हैं जरा हमारी आने वाली जनरेशन पर। देखिए, पहले दोनों मौजूद मेहमानों को बहुत सलाम हो। जी जी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ने एक बात की ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये टू गिव द अवेयरनेस ऑफ द पीपल। सबसे बड़ी बात है कब अवेयरनेस है। अनफॉर्चुनेटली सभी हमारे मीडिया के अंदर मतलब सिवाय सियासत के कुछ नहीं। मतलब ये कि आप जो जो पब्लिक इश्यूज हैं और ये ऐसे सीरियस इश्यूज हैं जिसके आपके मुस्तकबिल के मेमार का ताल्लुक रहता है। जाहिर बात है, जब आपकी नई जनरेशन रखनी पड़ेगी तो डेफिनेटली वो उनकी प्राकृतिक सलाहियत खत्म होती जाएंगी और वो एक मिस गाइड हो जाएंगे। मैंने जो सर ने बात की ना, तो मैं तो जाहिर इंटरनेशनल लेवल पे भी सारी चीजें जो मुझे समझ में आती है, ड्रग माफिया इज अ स्ट्रॉन्ग माफिया एवरीवेयर, चाहे मैक्सिको हो, कोलंबिया हो, और उनको ब्रीच करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये सबको खरीद लेते हैं। असल बात ये है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल करने के इदारे हैं उनकी, मेरा सर से सवाल ये है कि मेरा एक तो नारकोटिक्स कंट्रोल करने वाले इदारे क्या वो अपना काम पूरा कर रहे हैं या उनको एकोमोडेट कर रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे अंदर की काली भीड़ें हैं जिनकी वजह से सप्लाई हो रही हैं, और जो अनफॉर्चुनेटली सारा पुलिस में बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं लेकिन उनकी कवरेज के बगैर, उनकी सपोर्ट के बगैर इतने खुलेआम मंचियां दिख नहीं सकती। अभी मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं अपने शोरूम से आ रहा होता हूँ तो कई ब्रिजेस के नीचे और कई जगह ईसा नगरी पे बहुत सी जगहों पे ड्रग सप्लाई हो रही होती है, बिक रही होती है, पी जा रही होती है और खुलेआम हो रहा होता है। ये कोई जंगल में नहीं हो रहा होता। तो क्यों हो रहा है इतना खुलेआम? ये एक तो, और दूसरा बड़ा इश्यू जो स्कूल में ड्रग्स का और हमारे कॉलेज में जो पहले कुछ नहीं था, जैसे अमेरिका यूरोप वगैरह में होने लगा है, तो यहाँ भी होने लगा है। अनफॉर्चुनेटली माँ बाप नजर नहीं रखते बच्चों पे। माँ बाप बच्चों को महंगी महंगी गैजेट दिला देते हैं, पढ़ाई में अच्छे नंबर्स के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि बच्चे किन जगह उठ रहे हैं, किस जगह बैठ रहे हैं, उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रही है। ड्रग तो यूज करता है ना, उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि ड्रग जब यूज करता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, उसका जो रिएक्शन है, उसका बिहेवियर चेंज होता है। मेरा सर से ये भी सवाल है कि माँ बाप को किस हद तक नजदीक, जो आदमी ड्रग यूज करता है डेफिनेटली उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, उसका बिहेवियर भी चेंज होता है, उसका एटीट्यूड भी चेंज होता है। वो किस हद तक माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी एक सवाल है। दूसरा ये कि देखिए एक फैशन बन गया है। अनफॉर्चुनेटली मुझे हैरत अंगेज बात है कि लड़कियां भी आजकल हमारे मार्शल में, और बहुत बड़े हाई फाई स्कूल की लड़कियां, वहां ये जो पार्टीज होती है ना रात को, वहां पार्टीज के अंदर जो है वो ड्रग यूज होता है और बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो हम इस पर क्या नजर नहीं रखते? क्या माँ बाप को नजर नहीं आता? और अगर ये इसी तरह चलता रहा
तो मैं मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतना बड़ा सीरियस मसला बन जाएगा कि इसको फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, एक कौम होती थी चाइना में, चाइना की कौम में फ्यूल परस्त कौम कहलाती थी, लेकिन जब वह लीडरशिप आई तो उन्होंने ऐसा एक एक्शन लिया जो इस पूरी कौम को उसने तब्दील कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी लीडरशिप जो है ना, सिवाय नारे लपे देने के अलावा जब हमें बिजली पानी वो कुछ नहीं दे सकती, तो वो इस पे क्या करेगी? तो अगर ये देखिए, तो निप द इविल इन द बड वाली बात है। अगर ये हमने अभी नहीं किया तो हमारा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। सर से मैंने जो 2-3 सवाल किए थे उसका मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनके पास अच्छी नॉलेज है और ये कुछ मेडिकल फील्ड से आप वाबस्ता रखते हैं, तो ये मैं इनका जवाब चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत डॉक्टर साहब, आपने बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सुना है। क्या कहते हैं याया के सवालात के जवाब? जी याया, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े अच्छे सवालात किए। अब अगर आप बात करें ड्रग कंट्रोल की और अथॉरिटीज़ की, तो वो भी उसी मुआशरे का हिस्सा हैं जिसके हम हिस्सा हैं। तो जिस तरह से दूध में मिलावट हो रही है और जिस तरह से बाकी चीज़ों में गलत काम हो रहे हैं और जिस तरह से हमारे यहाँ रिश्वत सितानी और बाकी चीज़ें हो रही हैं, तो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी वो तमाम चीज़ों का हिस्सा है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो एक क्लास हो जाए और बाकी मुआशरा जो वैसे ही रहे। तो जनरली जब मुआशरा आगे जाएगा तो सारी चीज़ें ऐसी जाएंगी। दुनिया भर में ड्रग ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा मसला है। आप देखें मैक्सिको में और बहुत सारी और जगहों पे ये है। लेकिन एक जो रूट बन गया है कि अफगानिस्तान और आज़ाद इलाके और फिर पाकिस्तान के ज़रिए दूसरी दुनिया में चला जाता है, तो ये एक बदनामी का बायस है। मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट इस पे पूरा तवज्जो दे रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल जो है वो इस पे बड़ा स्ट्रांग उनका एक्शन है। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हम 24 करोड़ हैं, उसके अंदर इस पर नज़र रखना कोई आसान नहीं है, जबकि माशरे में और कोई ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि अब जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और खुफिया कैमरे आ रहे हैं, और इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट होगी हायर अथॉरिटीज़ से भी कि जहाँ जहाँ पे कस्टम के नाके और बाकी ट्रैवल के एरियाज़ हैं उनको चेक किया जाए, और ताकि जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि चीज़ें तो मौजूद हैं, अगर जहर मौजूद है, लेकिन उसके खाने वाले तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये सही नहीं है। चाहे वो आप कितना भी कंट्रोल कर लें, अगर किसी को चीज़ चाहिए तो छुप छुपा के वो ले लेगा। तो हमारे लिए दो तरह से हमें काम करना है। एक तो हम उसकी सप्लाई कम करनी है, रोकनी है, उसको मना करना है, और दूसरा ये कि हमने जो है उन लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी है कि अगर ये मिल भी रहा है तो न सिर्फ आपने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो इस्तेमाल कर रहा है उसे रोकना है, और आपने लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज को बताना है कि यहाँ ये काम हो रहा है। तो ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी, डॉक्टर साहब ने बहुत वही बात है कि समझने की बात है कि बेसिकली ये हो कहाँ से रहा है। ऑफ कोर्स ये सबने मिलके करना होगा इसके ऊपर कंट्रोल। किसी एक को हम ना ब्लेम कर सकते हो, ना किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं कि ये इस तरह होना चाहिए। लेट्स सी, हम फिजा साहिबा के पास चलते हैं। बेसिकली मिस्टेक आपकी नज़र में कहाँ से, क्या हमारी मेंटली हमारे इसमें माइंड हमारा काउंटेबल करता है, हमारे घर का माहौल काउंट करता है, या बाहर की हवा इतनी है कि वो इफेक्टिव है? क्या कहेंगे आप? एक्चुअली आप जो पूछना चाह रही हैं वो आप ये पूछना चाह रही हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हाँ, बिल्कुल, क्या रीजन? तो रीजन क्या है इसमें? रीजन एक नहीं है, मल्टीपल रीजंस हैं। ठीक है, इसमें पीयर प्रेशर भी आ जाता है। अच्छा। ठीक है, जेनेटिक्स भी आ जाते हैं। अगर अल्कोहल है तो बाप पीता है तो आगे जाके बच्चे के भी जेनेटिक्स का भी रोल है, एनवायरनमेंट स्ट्रेसेस का भी रोल है, फिर कल्चरल रोल है। देखिए, हर बंदा जो है, ये एक ऑडियंस के लिए भी ये सवाल है कि सारे लोग तो नहीं करते। हाँ, सही है, और सारे एडिक्ट भी नहीं होते। तो हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक होता है ड्रग अब्यूज़ और एक होती है ड्रग एडिक्शन। अब्यूज़ जो है वो हम ट्रंकुलाइजर भी अब्यूज़ करते हैं, उसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। जब ड्रग एडिक्शन पे चला जाता है तो ब्रेन के अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। देन इट बिकम्स इट्स अ प्रॉपर इलनेस, ब्रेन इलनेस बन जाती है। ठीक है, अब हम क्यों लेते हैं जो ड्रग्स एडिक्ट, क्यों ड्रग्स लेते हैं? क्योंकि वो आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम पे एक्ट करता है। जैसे आप कुछ काम कर रही हैं और आपको खुशी हो रही है, तो आपके ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज होगा जिसको हम डोपामिन कहते हैं। ठीक है, तो आप खुश भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब ये ड्रग एडिक्ट्स लेते हैं तो डोपामिन बहुत ज्यादा निकलती है, वो केमिकल जो है ना बहुत ज्यादा ब्रेन में निकलता है। तो जो खुशी होती है उसको, वो आम चीजों से तो नहीं, उससे बहुत बड़ी खुशी होती है जो कि उसको एडिक्शन की तरफ लेके जा रही होती है डोपामिन की वजह से, जो उसमें केमिकल। अब वो कुछ टाइम के बाद फिर उसका
असर कम होना शुरू हो जाता है तो वो और लेना शुरू कर देता है। तो ये एक चीज नहीं है, इसमें बहुत सारे, फिर घर का माहौल भी बड़ा काउंट करता है। मैं तो सिंपल एक वर्ड यूज करती हूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ जो है आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं, स्ट्रेस नहीं पैदा होगा घर में, बच्चों को टाइम देंगे, तो जड़ तो वहीं से स्टार्ट हो रही है ना। सही है ना कि घर से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मदर जो होती है शी इज एजुकेटर, एक्चुअली यूनिट जो है ना माँ का है, वहां से स्टार्ट होती है। लेकिन फिर भी जब आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं और पीयर प्रेशर, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेती, जो कि नशा करती हैं। Oh my God. हाँ, नशा करती हैं बहुत ज्यादा। और उनसे मैंने सवाल किया कि भाई आप क्यों कह रहे हैं कि सारे ले रहे हैं, तो मैं जो हूँ मतलब पीछे रह जाती हूँ, मुझे वो इंक्लूड ही नहीं करते पीयर प्रेशर के, तुम तो नशा ही नहीं करती तो हम तुम्हें क्या साथ बिठाएं अपने। Oh my God. तो इतना ज्यादा नशा है। और कई जगहों पे तो जैसे ये हैं रेडी वाले, वो कुल्फी बेच रहे हैं तो उसमें भी डाला हुआ ताकि सारे लोग आके कुल्फियां खाएं। तो उनका तो अब बात ये है कि करना क्या है कि ये तो जो आपने अभी कहा ना कुल्फियों वाले, मुझे वो याद आ गई कि वो रसीली छालियां जी, या कुछ लोग पान हर चीज खाते में। ऐसे ही ना, कुछ छालियां नहीं वो वाली खाएंगे, अब पता नहीं उसमें क्या है, अजीब अजीब नाम है, सीटी, अभी मैं कुछ नाम से सुनती हूँ। कुछ लोग खास उसी छालिया को खाना पसंद जी। करते हैं, उसमें इतना ज्यादा शायद कोई केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो फ्लेवर के तौर पे खुशबू अरोमा लगता है। जो कोस्टल एरिया पे काफी काम किया मैंने, तो वहाँ जैसे गुटखा खाते हैं ना लोग, इतना अच्छा, वो मुझे आके कहेंगे जी मेंटल इलनेस के पेशेंट है और गुटखा खा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि दवाई का तो कोई असर ही नहीं होना, आप ये ही नहीं कम कर रहे। छोटे छोटे बच्चे से लेके औरतें सब खा रहे हैं और गुटखा बन भी जाता है। जो डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की ना कि हमारी जो है कंट्रोल होना चाहिए, तो इसमें जो हम कहते हैं ना सप्लाई एंड डिमांड, तो डिमांड क्रिएट की जाती है ना कि जी चाहिए, तो दोनों को कंट्रोल करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज आपने नोट की, अगर हम किसी को ज्यादा नसीहत करते हैं तो वो उसको एडमिट नहीं करता, लेकिन जब वो खुद गिरता है, खुद जब तकलीफ होती है तो वो खुद ब खुद एडमिट करता है। बिल्कुल उसी तरह कि एक पर्सन को हम यार ये नहीं खाओ, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, गुटखा या कोई भी ऐसा ड्रग्स, नशा, कोई मनुष्यात की कोई भी चीज, उसको बार बार मना की जाती है या ये इस तरह तुम्हारा तबाही हो जाएगी घर, वो नहीं सुनता। लेकिन जब डॉक्टर उसको किसी भी कोई मतलब हो जाएगा, उसका माउथ कैंसर हो गया कुछ, जब डॉक्टर उसको मेंशन करते हैं कि अब तो तुम्हारी बिल्कुल, अब करोगे तो तुम्हारा जो है सब नहीं, तो फिर वो भी नहीं सुनते, एक्सक्यूज नहीं। ऐसा हो सकते। ऐसा है कि देखिए, जैसे आपने कहा छालिया, तो छालिया की एडिक्शन भी जो है इट इज ए बीटल एडिक्शन, जो कि वो भी एक एडिक्शन की बिल्कुल किस्म ऐसा ही है। आपकी बात सही है कि डॉक्टर जब कहता है, लेकिन डॉक्टर जब कहेगा उस वक्त तो मामला गुजर चुके होंगे। अगर आप 4th स्टेज पे पहुंच गए या ऐसी स्टेज पे पहुंचे फिर काम नहीं कर सकते, तो ये कोई तरीकाकार नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर खुद ये अवेयरनेस पैदा हो जाए तो वो, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि इतनी ज़्यादा डोपामीन बहुत सारी दवाइयों से, यानी बेंजोडाइजेपिन से लेकर और आपकी जो एम्फेटामीन लेवल की चीज़ें हैं, उन सब के अंदर इतनी ज़्यादा डोपामीन जो है, जो खुशी का हार्मोन है, वो रिलीज होता है दिमाग में कि जैसे वो कम होने लगता है वो फौरन दोबारा लेने शुरू करता है। तो वो मजबूर है, वो अगर चाहे भी तो छोड़ नहीं पा रहा है। तो यही वो वजह है कि एक दफ़ा उसको आदत पड़ गई, जस्ट उसमें शौक में ले लिया, लेकिन उसके बाद उसको जो डोपामीन रिलीज हुआ और जो खुशी और जो सेटिस्फेक्शन उसको मिली और जो दुख से निजात मिलती है, उसके बाद जो वो लेता रहता है, जैसे कम होता है फिर दोबारा आ जाता है। तो इस तरह से इस विशियस सर्कल को रोकने की जरूरत है बाय सोसाइटी, बाय उलमा इकराम एंड बाय टीचर्स एंड बाय अवेयरनेस, स्पेशली दी मदर, जो कि उसको स्टार्ट से मूव कराती है। कि मुझे ऐसा लग रहा है वो जो अक्सर नाले के नीचे जो बैठे होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं, जो भी हेरोइन या कुछ भी, वो जो सूंघ के नाक से या इंजेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो ज़हनी तौर पे बड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं इस ड्रग को लेने के बाद, उसको उनको फीलिंग अच्छी आ रही होती है। ऐसे ही देखिए सभी, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, जी। भले उनको रिलैक्सेशन मौजूद होती है, लेकिन आपको पता है कि एड्स, HIV पॉजिटिव भी सबसे ज्यादा वही होते हैं। अच्छा, और आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा उनके अंदर ट्यूबरकुलोसिस भी पाया जाता है, उनके अंदर मुतअद्दी बीमारियां भी सबसे ज्यादा होती है। जब कोविड आया तो सबसे ज्यादा कोविड भी उनको हुआ। तो न सिर्फ ये कि नशे की आदत उनके अंदर
उनकी अपनी सेहत को ख़राब कर रही है, उनके नर्वस सिस्टम को डैमेज करने के साथ, बल्कि उनको बाकी बीमारियां भी इतनी ज़्यादा हो रही हैं इस वजह से, जो कि वो फिर अगर किसी को एड्स होता है या किसी को एक सिरिंजेस वो यूज़ करती हैं, उससे वो मुआशरे में दूसरी बीमारियां फैलाने का बायस बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक नहीं है, दिस इज़ ए सोशल स्टिग्मा। एंड जिस लेवल पे देखिए, कुछ नशे ऐसे तो इतने ख़तरनाक नहीं हैं, लेकिन नशा तो किसी सूरत में भी जो है वो सही नहीं है। लेकिन जो ख़तरनाक नशे हैं जैसे एम्फेटामीन जो आइस कहलाती है, या LSD है, ये इस किस्म के नशे बहुत खतरनाक हैं जो केमिकल से बनाए जाते हैं। नशा तो उस वक्त से जब से दुनिया बनी है नशा चल रहा है, वो भंग के पत्ते तोड़ के खा लिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप केमिकल से, तंबाकू से, अब इस तरह नहीं कि अब उसको केमिकल्स जो है वो आ रहे हैं, जैसे क्रिस्टलीन फॉर्म जो आपकी है जो कि एफेड्रीन से बनती है, एम्फेटामीन जो कि आइस कहलाती है। तो आप ये देखिए कि ये केमिकल नशे हैं, ये वो नशे नहीं है कि जो नेचुरल भंग का पौधा है या मुझे लग रहा है डायरेक्ट फीलिंग डायरेक्ट इफेक्टिव होती है क्या? नहीं, ये मुख्तलिफ तरीके हैं, हर नशा जो है मुख्तलिफ तरीकों से लिया जाता है। कुछ सूंघने के लिए लेते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ फ्यूम्स के जरिए लेते हैं। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा नशा है और किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें मैं एक दो चीजें बताना चाहूंगी। मुझे दो केसेस याद आ गए। एक हमारे पास एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आते थे और उनको जो है उनको नशे की आदत थी, तो उन्होंने अपना ये स्किन काटी हुई थी और उसके अंदर से वो नशा डालते थे, और वो क्योंकि एनेस्थीसिया देते थे तो वहां से उनको आदत लगी। तो जब ये हो जाती है तो फिर आदमी बेबस हो जाता है। अच्छा, एक बात बताएं, क्या आप माशाल्लाह साइकियाट्रिस्ट हैं, मुझे बताएं किस नहेज तक बंदा चला जाता है जो ड्रग्स में होता है? छोटा मोटा देखा चोरियां कर लेते हैं, तो क्या क्राइम देखें, किसी का क्राइम बढ़ जाता है? मेरे पास क्लाइंट आती है एक, उसके हस्बैंड ने उसको प्रोस्टिट्यूट बना दिया क्योंकि उसको पैसे चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं, तुम कहीं से भी लेके आओ। तो इस हद तक, और पेशेंट खुद जो है उसकी तो अल्टीमेट, क्योंकि उसके इम्यूनिटी कम हो गई ना, तो हर चीज उसको बीमारी लगती है। अब आप देखें ना, अभी जो हीट स्ट्रोक हो रहा है, सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्ट्स की डेथ पड़े हैं ना, वो देखने वाला कोई नहीं है। ड्रग एडिक्ट्स की डेथ हुई है हीट स्ट्रोक में। एक तो बाहर पड़े हैं, उनको कोई होश ही नहीं है अपना कि पानी पीना, ये करना है, और दूसरा उनकी इम्यूनिटी खत्म हो गई है। सिस्टम उनका कोलैप्स कर गया है ना, ग्रेजुअली ये सारे सिस्टम कोलैप्स होते हैं इससे। अल्लाह, हर बीमारी असर करती है। हाँ, तो बस तकफार अल्लाह पाक हमें माफ करे। और सेहत वाली जिंदगी कहते हैं सबसे खूबसूरत नेमत और खूबसूरत तोहफा डॉक्टर साहब सेहत है। जी जी। और सारी बहारें, वरना आपके पास दुनिया की नेमत आ जाए, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपके लिए वो तमाम नेमतें भी बेकार लगने लगती हैं। लेकिन अल्लाह पाक का खूबसूरत तोहफा है। और डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जितनी भी हम अगर बात कहें, हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, सोल्यूशन 3 हिस्सों में डिपेंड करता है। एक प्रिवेंशन, उसको रोका जाए। दूसरा क्यूरेटिव, यानी उसका इलाज किया जाए। मैं समझता हूँ कि तीसरा इसकी जो खरीदो फरोख्त और उस पर चेक किया जाए। पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल है, वो ठीक काम कर रही हैं, लेकिन बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे पुलिस है या दूसरे लोग हैं, उनको इसके अंदर और ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। तीसरा, इसको सोशल स्टिग्मा के तौर पे जो है आपके सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़ और इन चीज़ों में, और मस्जिदों में, मदारिस में, स्कूलों में इस पर चैप्टर्स आने चाहिए ताकि बच्चों को पता चले ये गलत है। ये तो हो गया इसका वो पार्ट जिसमें इसको रोका जाए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि माँ की तरफ से, तो वो तमाम लोग जो साथ रहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी पर इन्फ्लुएंस करते हैं नीचे से ऊपर, उस जगह पर इसको रोकना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि कानून के तौर पे इसके अंदर सख्त सजाएं जैसा कि हैं भी, और उसको ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की जाए कि ताकि वो कंट्रोल किया जा सके। तो सप्लाई एंड डिमांड दोनों। अच्छा, तीसरा आ गया क्यूरेटिव पार्ट। क्यूरेटिव पार्ट में ये कि मेरे पास बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हम कहाँ जाएं। नशे वाला आदमी खुद तो नहीं जा सकता, उसको कोई हमें लेके जाएगा। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर किसी जमाने में होता था कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, डॉक्टर साहब को पता होगा, हर हॉस्पिटल में नारकोटिक्स वार्ड बने हुए थे और उसके लिए बाकायदा साइकियाट्रिस्ट अपॉइंट किए हुए थे जो कि उनको रिहेबिलिटेशन करवाते थे। वो सारा खत्म हो गया। मैं समझता हूँ कि हर वार्ड में
आपको एक या मेडिकल वार्ड में 1 या 2 बिस्तर स्टैब्लिश करने चाहिए फॉर दी नार्कोटिक या ऐसे लोग जो कि एडिक्ट हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हर बड़े हॉस्पिटल में या दरमियाने दर्जे के हॉस्पिटल में, और जहां ये ज़्यादा प्रॉब्लम है वहां पे जो है और ज़्यादा इसको प्रमोट करते हुए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इसके वार्ड्स बनाए जाएं ताकि उनको क्यूरेट किया जा सके। अब उनको क्योर किया जा सके। आप ये देखिए कि इस वक्त भी आपको अगर किसी को नशे वाले को लेके जाना, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ जाना है। कुछ रेंजर्स के हॉस्पिटल हैं, कुछ नार्कोटिक्स वालों के हॉस्पिटल हैं, कुछ आर्मी वालों के सेंटर बनाए हैं, कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ प्राइवेट लोग कर रहे हैं। तो इस तरह उसको मिसयूज भी किया जा रहा है ताकि उनको लूटा भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका इलाज ही किया जा रहा है। तो इसको प्रॉपरली अंडर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन MPMDC के अंडर में इस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज किया जाए ताकि वो इदारे जो हैं वो प्रॉपर काम करें। और उसके अलावा ये चीज़ें तो आपने की कि वहाँ आप उसको कंट्रोल किया जाए और उस चीज़ों को मैनेज किया जाए, मगर साथ साथ वो जो लोग मौजूद हैं यानी हेल्थ केयर कमीशन है वो भी इन इदारों को चेक करे कि क्या ये इदारे सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जिन इलाकों में ज्यादा है ये जैसे आपने देखा मुख्तलिफ इलाकों में एड्स के पेशेंट निकले, आप चेक करेंगे तो वहां नार्कोटिक्स वाले प्रॉब्लम भी ज्यादा होंगे। तो ये सारी चीजें जो है मिलकर, और दूसरा मैं समझता हूं कि इसका एक बोर्ड बनाया जाए, एक गवर्निंग बॉडी बनाई जाए, एक ऐसी चीज बनाई जाए जो एक्शन कर सके जिसमें मुख्तलिफ वॉक ऑफ लोग के शामिल हों। सिर्फ यही नहीं कि पुलिस के नुमाइंदे हों, उसमें टीचर्स भी हों, डॉक्टर्स भी हों, सोशल वर्कर्स भी हों, ये सब बैठ के मिल के बैठें और इस चीज को इंपॉर्टेंस दी जाए। हेल्थ के लेवल पे भी, हेल्थ मिनिस्ट्री में भी, नार्कोटिक्स मिनिस्ट्री में भी, इन सब जगहों पे इसको इंपॉर्टेंस दी जाए। ऐसा नहीं है कि बस ये कि चल रहा है और चलने दिया जाए। तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जिससे हम क्यूरेटिव लेवल उसको वो कंट्रोल भी कर सकते हैं और प्रिवेंटिव लेवल पे भी ले जा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कि आप इस सेक्शन के अलावा जो कि हर किताब में और उसमें लिखा जाए, आप ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बाकायदा टाइम डिसाइड किया जाए कि इतना टाइम जो है इसके ऊपर दिया जाए, फ्री उसके इश्तारा दिए जाए ताकि उसके ऊपर टैक्स और चीजें ना हो। तो ये और इनकी जो क्योर करने की दवाइयां हैं या उनकी जो मेडिसिन हैं उसको फ्री किया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। डॉक्टर साहब इतनी डिटेल में आपने एक गाइडलाइन दी है, हुक्काम बाला तक अल्लाह करे ये आवाज पहुंचे, क्योंकि ये आपने जो पूरा प्रोसीजर बताया ना कि सब ने मिलकर, जब तक इसके ऊपर एक प्लान या एक्शन नहीं होगा जिसमें हमारी फोर्सेस भी शामिल हो, हमारा मेडिकल और गवर्नमेंट सब मिलकर और तमाम जो सोशल वर्क जो है वो तमाम लोग एक इक्वल इसके ऊपर प्रॉपर प्लान के ऊपर एक्शन ले, तब जाके मेरे ख्याल में ये कंट्रोल हो सकता है। मैं आपकी जितनी भी मैंने गुफ्तगू, आपका मैसेज ये सुना है वो बेहतरीन था। देखा जाए तो काम में बाला इस पर इम्प्लीमेंट करे तो दी बेस्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बिनी शो। आपका शुक्रिया। इनसे मैसेज लेते हैं फिर खुद हाफिज कहते हैं। फिजा जी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अब तमाम लोगों को? हमें जो है, मैं ये समझ रही हूँ कि हमें मैसेज ये है कि पहले तो ड्रग एडिक्टिव बिहेवियर आइडेंटिफाई करें। माएँ, ठीक है, सही है ना, क्योंकि हम तो वहाँ से चल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने सारी तफसील बता दी है, मतलब उसमें तो माँ को ये देखना है कि बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंजेस तो नहीं आ रही। सही, बच्चा बाथरूम में देर लगा रहा है, घर में उसकी शर्ट के ऊपर वो जो है जली हुई है कहीं से, तो माँ को जो है ना, माँ सबसे ज्यादा पहले देखती है कि बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंज तो नहीं आ रही। तवज्जो की जरूरत है, उसको ऑब्जर्व करना है कि बच्चे में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि क्योंकि हर बंदा हॉस्पिटल नहीं जा सकता ना, तो हमें वो देखना है कि हम जो है प्रिवेंटिव में कहाँ किस तरह का, एक तो ये हो गई। दूसरी ये चीज़ है कि टीचर्स को ट्रेनिंग कराई जाए, TOT, कि उनको आइडेंटिफाई करने आए कि ये बच्चा ड्रग्स की तरफ जा रहा है। सही है ना, टीचर्स को समझ आए कि मैंने कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है बच्चे को। उसके एब्सेंट हो रहा है कॉलेज से, ग्रेड कम हो रहे हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ कहीं कोने में बैठा हुआ है, तो ये ऑब्जर्वेशन है टीचर्स को, लेकिन उसको पता होना चाहिए। तो हमें TOT टीचर्स की ट्रेनिंग करानी चाहिए। एक चीज़ होती है, क्योंकि देखें अगर हम पेशेंट्स को कहते हैं ना ड्रग छोड़ दो, वो नहीं छोड़ते, इस तरह से हमारी कहने से नहीं छोड़ते हम साइकाइट्रिस्ट हैं। उसका एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग क्या होती है कि हम पेशेंट को साथ लेके चलते हैं और उससे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम उससे कहते हैं कि भाई तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है, तो अभी जो तुम कर रहे हो और तुम्हारे फ्यूचर प्लान में
हाँ हाँ, फ्यूचर प्लान में कोई फ्यूचर प्लान में कोई कमी तो नहीं आ सकती ना। अच्छा, हम चाहेंगे फिजा जी इस जो टॉपिक को नेक्स्ट मंडे कंटिन्यू करते हैं और फिर बात करते हैं कि फैमिली का कंट्रीब्यूशन और मदर का और टीचर का कंट्रीब्यूशन कितना काउंटेबल है, जो इस प्रॉब्लम, ये जो मनशियात में यूथ इन्वॉल्व होती है उसको कैसे सेव एंड सिक्योर किया जाए। थैंक्स फॉर कमिंग बीनू शो मैम, थैंक यू सो मच एंड डॉक्टर साहब Thank you very much. थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। बहुत जबरदस्त ये सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। आपका सेमिनार हो, अवार्ड सेरेमनी हो या किसी तरह का भी इवेंट हो, हम करेंगे आपकी कवरेज। और देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी नाज़रीन, मेरी आदत है आपको लाइवली वो बातें करती हूँ, तो मैं कह रही हूँ ये क्या है, ये किचन में आज क्या आंखों की ड्रॉप भी मौजूद है। वो सोनिया अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेफ सोनिया। अच्छा, मेरी बात से उस वक्त से ये हंसी रही है। अच्छा, ये किसका बज रहा है? ये मेरा बज रहा नहीं, मेरा कुछ नहीं बज रहा। ये किसी का बज रहा, तुम्हारा मोबाइल बज रहा शायद। कहाँ रखा है? उसको बंद करो जल्दी से जाके बंद। जी नाज़रीन, आज सोनिया इस वक्त बड़े जबरदस्त आलू के पराठे बना रही हैं और साथ में बेसन के लड्डू, जिसको बहुत शौक है कि वो किस तरह बेसन के लड्डू बनाए। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा जो है ना वीडियोस आती हैं और हर बंदा अपने आप को सहल करना चाहता है, यानी कि आसानी से क्या बन सकता है। तो इस जो है ना दौड़ में जो है वो सब लग गए। तो सोनिया आज बताएं क्या बन रहा है, ये बताइए। आज मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। ठीक है, जिसके लिए मैंने ये आटा गूंदा है ओके, मैदे पहले का। से ताकि गूंद लिया ताकि ये फ्लेक्सिबल सेट हो जाए ना। सेट किसके साथ? और पानी और बोल ना, सभी तेरे साथ सेट हो गया। पानी और आटा मिलके सेट हो जाए ताकि इस बना अच्छा, एक पराठा बन मिनट, सकता आटा है। मैदा है या सफेद आटा है? नहीं, मैदा है ये। मैदे के अंदर क्या है और डाला? ऑयल डाला? मैदे में ऑयल डाला है, नमक डाला है और पानी डाला कितनी देर इसको छोड़ा है? है। गूंद बस ये भी 10-15 मिनट के लिए रखिए। ठीक है, इसको कम से कम आधा घंटा हाँ। रखेंगे तो ज्यादा अच्छा बन ज्यादा जाएगा। अच्छा और बन ये जाएगा। आलू के अंदर क्या क्या डाला है? और ये आलू के अंदर मैंने कुटा हुआ धनिया, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक। और ये हरा धनिया ठीक है, और जीरा भुना हुआ, और अच्छा, यानी हल्दी कि- और नमक। अच्छा, ये सब उबले हुए आलू में कच्चा उबले हुए है। आलू में सारा हल्दी कुछ। थोड़ी सी डाली और नमक। कुटी हुई मिर्च, हस्बे जायका नमक और और नमक और जीरा, और कूटा हुआ धनिया। कुटा हुआ धनिया इन्होंने ऐड किया है। इसकी अच्छी खुशबू आती है कुटे हुए धनिये से, और Yes. इसका टेस्ट भी अच्छा लगता ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने कहा अच्छा, इन्होंने कहा बेसन के लड्डू। मैंने कहा शायद इसने पहले ही मैटर बेसन का बनाया हुआ है। और ये जैसे कि आटा हमने गूंद के रखा हुआ है ताकि ये देखो जैसे कि सेट हो गया है ना, ठीक थोड़ा है। सेट। अब इसको हम पराठा इसका बेलेंगे। असल में सोनिया ने कहा है 2 डिशेस बनाएंगे, आलू का पराठा जरा जल्दी बना दें कि सभी कुछ खा ले थोड़ा सा, और फिर बेसन के लड्डू की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा नहीं, ये ज्यादा गर्म हो गया तो मैंने साइड पे कर दूं। हाँ, बस इसको रखते हैं ओके। अभी, बस इसको एक और बना आपको के हम रख अच्छा भाई, देंगे। सोनिया ना पिछले मंडे को नहीं आई, हाँ, इनका हाथ जल गया। इन्होंने मुझे पिक्चर भेजी, चाला वो देखो, आई मैं सदके जाऊं ना 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 ना। इन्होंने मुझे भेजा, मेरा इतना दिल खपा। मैंने कहा अपना बहुत, ये हो कैसे गया शहजादी? ये उसमें दाल में तड़का लगाते वक्त मिर्ची एकदम से आकर फटी। ओके, वो गलती मेरी थी, उसको जल्दी जल्दी में मैंने किया, नहीं लगाया होगा कट ना। नहीं लगाया था ना। अच्छा, तो अब ये कि गलती तो हो गई, अब क्या करें। जब अच्छा, ये होता है कभी कभी ऐसे कोई या गीला, हम लोग पानी या गीले बर्तन में कुछ ऑयल डालते हैं तब भी वो चीज हाँ, बहुत तब भी करता हो है। जाता है ये। अच्छा, अक्सर साबुत ऐसा। हरी मिर्च कभी भी, अच्छा टिप भी दे दे नाज़रीन को, दे दे हाँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल। कभी भी हरी मिर्च को बगैर चीरा लगाए ऑयल में कभी फ्राई नहीं करना। कभी भी नहीं साबुत डालना, डालोगे तो वो जैसे ही उसको ऑयल लगेगा वो फट जाएगी, तो वो नुकसान दे। वो फट के बिल्कुल पूरा हो, मेरे हाथ पे आ गई हो तो अच्छा हो, शुक्र के वो बचत हो चेहरे गई पे भाई, जैसे कि- आंखों पे हाँ, भी लग जाता है तो चेहरे हाय पे अल्लाह, नहीं मैं है। तो मुझे अपना बचपन की अम्मी के वक्त याद आ गया यार। इतना शौक होता था ना खाना वाना में घुसने का, तो अम्मी बना रही थी मसाला, तो मैं उनका हाथ में से कभी लेके ना कूटने लगी, एक बार छींट मेरी आंख में पड़ गई। हाँ, तो वो अल्लाह बहुत जलन हुई जो मैंने होगी। चीखें मारी ना, उसके बाद में अम्मी कभी कभी सन ग्लासेस लगा के मसाला पीसती थी। अल्लाह, मेरी अम्मी ने कभी नहीं वो हाँ, हंसती थी। हाथ लगा दो, वो- अच्छा, जैसे हाथ उनकी रख दो एक्सपर्टीज उसके होती थी, ऊपर। उनको फील नहीं होता। हाँ। हम लोगों से हम लोगों से वो चीजें ओए नहीं ओए होती। ओए, तो मैं ग्लासेस लगा के मसाला ये ना यूं यूं करके कूटना,
तो यार ये भी एक खूबसूरती है। अब तो बहुत सहल हो गया, हर चीज आसान हो गई। मेरे ख्याल से नीचे ही अच्छा यानी कि ऊपर है ना? डबल पराठा करोगे या एक हाँ सिंगल डबल में? करूंगी, लेकिन इसको मेरे ख्याल से हटा दो। अच्छा जरूरत नहीं। हाँ ये बहुत झुलक मारी मैंने देखा। बहुत एवी ज्यादा नच उससे नचैया कर रही है। इससे ज्यादा सही है। ये सही है ना? हाँ। काउंटर। अच्छा भाई साहब कॉलर में बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? कराची से रोकियर कराची से रॉकी। रोकियर जी। अच्छा जी रॉकी, रॉकी कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक ठाक। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपको 2-3 दफा मैंने कॉल किया लेकिन वो नंबर नहीं लगता। मैं यही कहना चाहूंगा आपका शो बहुत अच्छा चलता है, मैं अक्सर देखता हूँ। Thank you रोज so डेली सुबह सबसे पहले। अच्छा रॉकी आप करते क्या हो? मैं नर्सिंग असिस्टेंट की, मैं नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है एमए का। किस चीज का कोर्स? एक मिनट, हेलो, किस चीज का कोर्स किया हुआ है? नर्सिंग असिस्टेंट का। अरे समझ ही नहीं आ रही मुझे पता। और इसके अलावा मॉडलिंग वगैरह थी ना, मॉडलिंग वगैरह। अच्छा मॉडलिंग वगैरह, अच्छा 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 ओके। यानी कि मीडिया से रेलेवेंट है आप? जी जी। ओके अच्छा जी, आप बताएं, आप मेरा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, सिंगिंग वगैरह का शौक है? सिंगिंग का नहीं है, डांसिंग का है और मॉडलिंग का है। मैं आपका शो इतने मजे से इतना एंजॉय करता हूँ, अभी भी मैं आपका शो ही देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत कुकिंग का शौक है? खाना वाना बना लेती हो या सिर्फ खाना खाते हो? मैंने बना भी लेता हूँ, मुझे आता है काफी खाने हाँ जी भाई, यानी कि भाई टैलेंटेड हो तुम, हाँ बड़े मल्टी टैलेंटेड। डांस वगैरह आता है आपको? जी। अरे वाह जी वाह। तो फिर हमारे प्रोग्राम में कब तशरीफ ला रहे हैं डांस परफॉर्म करने के लिए? जब आप बुला लें। रॉकी पहले कहाँ थे यार? इस शो में इतना मजा आया, बड़े अच्छे डांस परफॉर्मर आए, आप कहाँ थे यार? आप होते मैं आपको भी इनवाइट करती। अभी मैंने आपका शो देख लिया, अब जब आप इनवाइट करेंगे मैं जरूर आऊंगा। अभी भी मैं आपका शो देख रहा हूँ, आप इतने अच्छे लग रहे हैं मैम। हाय अल्लाह, नहीं करें ऐसा सच सच। जो पराठे बने, पराठे देख के मेरा दिल कर रहा है मैं खा लूं। जो सोनिया बना ले, सोनिया बाजी बना ले। सोनिया भाई, सोनिया भाई खबरदार मेरे पराठों पे आप तुमने टोकी नजर लगाई तो मैं पहले मैंने खाऊंगी। नाश्ता नहीं किया, मैंने आज नाश्ता नहीं किया, मेरा दिल कर रहा है। आए मैं सदके जाऊं, आपने नाश्ता नहीं किया तो शहजादे तुम्हें ये गलत बात है, नाश्ता नहीं छोड़ना चाहिए था आपको। अच्छा इसमें मत डाला करो ऑयल, इधर दो मुझे, मुझे इसमें डालो, इसको बढ़िया रखो। आपका शो देख रहा था, उसकी वजह से नहीं किया। हाँ जी जरा मैं सोनिया को वो कर दूं इससे पहले कि ये ऑयल कहीं गिरा ये थोड़ी देर में झपका मार जाता है, डर लगता है मुझे जरा। मैं तुम्हें इसमें स्पून दे देती हूँ, ठीक है? सही। उससे निकाल। ओके। और ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो रॉकी और शहजादे? मैं बस यही कहना चाहूंगा आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी से मैं देखता हूँ। रोज सबसे पहले टीवी चलाते सार आपका शो देखता हूँ। वाह जी वाह, थैंक यू। गाना आता है तो मैं तुम्हें बोलती कोई अच्छा सा गाना सुना दो, लेकिन आपको गाना आ नहीं रहा तो मैं क्या करूं, अभी सिर्फ खाना ही चलेगा। हाँ अभी खाने चलेगा गाना। अरे कैसा डांस परफॉर्मर है, तुझे गाना क्यों नहीं आता? अब तो मुझे गुस्सा आ गया। हाँ ऐसे कैसे हो सकता है? तुम कैसे डांस करते हो? ऑफ कोर्स गुनगुनाते तो होगे ना? गुनगुनाते, लेकिन मेरी आवाज अच्छी नहीं। अबे छो ये सुना दो, चलो बात हम कह रहे हैं ना, आप सुना दो कौन सा गाना? कोई सा जो तुम डांस वांस करते हो वही गाने सुना दो। चले मैं आपके लिए एक गाना गा रहा हूँ, इंडिया का गाना है। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ, कोई बात नहीं। आवाज मेरी अच्छी नहीं है, सुने आप। अबे छोड़ो, आवाज चलेगी, डोंट टेंशन नहीं लो। बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। हाँ आगे इतना अच्छा तो गा रहे हो। हाँ ये गाना खत्म हो गया, ये बंदा ही चला गया, फड़क गया, इतने उतने चला गया। हाय रब्बा, इतना प्यारा बच्चा गाना गा रहा था, कसम खुदा की अल्लाह तुम लोगों को पूछे कैसे लाइन कट गई। सोनिया बाजी पराठे, मुझे भूख लग रही है। सोनिया बाजी के पराठों में खबरदार किसी ने नजर लगाई तो। या कितने अच्छे कॉलर थे, मेरे साथ रॉकी थे। रॉकी आप जरूर मेरे प्रोग्राम में आए, एक नंबर व्हाट्सएप चल रहा है 031582487004, देन कॉल टू अस, यानी कि आप कांटेक्ट हमारे साथ करें और अपना नंबर वगैरह टेक्स्ट करें, तो फिर हम आपसे जो है हम आपको इन्वाइट भी करेंगे प्रोग्राम में, ठीक है जी? अच्छा जी, अल्लाह इनको जिंदगी दे, हमारे हुक्काम बाला को कब ये फ्लेम तेज होंगे, गैस भी इतना स्लो आती है बाखुदा। अच्छा जी सोनिया, एक आलू का दूसरा जब तक दूसरा पराठा, हाँ मैं दूसरा, फिर पता क्या होगा, मैं इधर शिफ्ट कर लूंगी ना, हाँ, मैं बना लूंगी और आप फिर वो बना लेना बेसन के लड्डू। अच्छा ये तुमने फोल्ड किया था यूं क्यों किया था इसको? इसलिए कि डबल हमने किया ना इसको।
ताकि इस खुले वजह से नहीं। खुले नहीं ना। अच्छा, मेरा अक्सर पराठा जो मैं मुझे ना ये मालूम ना, तो ये जो साइड से ना ये खुल जाता है। तो इसको ये पहले थोड़ा सा आप छोटा जैसे कि बेलो। जी ठीक है। नाज़ीन ये सुन रहे हमारे साथ एक और ये- कॉलर है, सुनिए, इजाजत हाँ, है, हाँ, फिर बिल्कुल। इसका बताइएगा आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम सभी, हम आपसे फरजाना बात कर रही हूँ। कैसी है? आपका नाम? फरजाना बात कर रही हूँ लाहौर से। फरजाना दवाखाना। जी जी जी। कैसी है? तेरी खैर, फरजाना दवाखाना दस्तगीर नंबर 9 कराची। लेकिन आप कराची से नहीं हो, कहाँ से हो? मैं लाहौर से। हाँ लाहौर। दस्तगीर नंबर 9 लाहौर। कैसे हो आप रुखसाना, ठीक हो, मजे में? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। फरजाना क्या क्या कह रही हो? फरजाना हूँ मैं। फरजाना सॉरी हाँ, फरजाना 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 हमसे दो बातें करके चली जाना कि मौसम में दीवाना। जी जानी, कैसे हो आप, ठीक हो, मजे में, खुश खुश? हाँ जी सभी माशाल्लाह, आप बहुत प्यारी लग रही हो। अरे वाह जी वाह, थैंक यू सो वो जैसे मैंने बोला था वैसे ही बनाया ना। अच्छा जी, फरजाना प्रोग्राम में मजा आ रहा है। हमारी सोनिया शेफ है, वो आलू के पराठे बना रही हैं। माशाल्लाह बहुत मुझे नहीं लग रहे हैं, लग रही लेकिन देख रही हूँ, बहुत मजे के साथ बन रहे घर हैं। में आपने शाम में ट्राई करने अपनी मम्मा को, बच्चों को खिलाना है, ठीक है जी? हाँ जी बिल्कुल, देख उन्हें खिलाऊंगी। और बताएं, क्या सुनाना चाह रही हैं फरजाना, कुछ सुनाना चाहोगी? नहीं बस आपसे बात ही करनी थी मेरे, और मैंने कहना था कि आप ना इस ड्रेसिंग में बहुत प्यारी लगती। और सिर्फ इसलिए कॉल की? हाय रब्बा जी, मैं केड़े पासे जावा ते मंजी किथे डावा? मेरे सोने हो, तुसी इतना प्यार ना करो। नहीं आपका शो बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला आपके शो को कामयाबी दे। जज़ाए खैर। यार लाहौर से आपने कॉल की है, मैं तो कसम से अच्छा ये बताएं, लाहौर की गर्मी कैसी चल रही है इन दिनों? आज तो बारिश हुई है, रात को मौसम बहुत प्यारा हाँ है। यार, तुम लोग अच्छे हो यार, बारिश एंजॉय कर रहे हो। एक हम लोग हैं गर्मी में कराची में परेशान हैं। चले कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इधर का भी मौसम अच्छा करे। यार कुछ अच्छा सा सुना देती ना मुझे, कसम खुदा की कसम, बेवफा लड़की हो, छोड़ो यार फरजाना, कुछ अच्छा सा मुझे सुना देती, मैं अच्छी लग रही हूँ तो अच्छा सा गाना सुनाना था। नहीं मुझे नहीं गाना बचाना, बस मेरे आपकी तारीफ करती है, और ये झूठी तारीफ नहीं है, सच्ची तारीफ है। आप बहुत प्यारी लग रही है, ये ड्रेस आपको बहुत सूट करती है। अच्छा ये वाला ड्रेस, ये सभी ड्रेस डिजाइनर, सभी ड्रेस डिजाइनर, हमें अभी अपना ही नाम ले लो भैया, क्योंकि मेरे अपने है ना, तो इसीलिए मैं अपना नाम, मैं अभी निकाला, अपने आउटलेट निकालूंगी, अब मैं कहूंगी आउटफिट बाय सबीज, वार्डरोब बाय सबीज, ऐवी मस्ती। और आपकी मम्मा का क्या हाल है, आपके घर वाले सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सभी सब आप है, शुक्र है। चलो फरजाना, आपने मुझे कुछ नहीं सुनाया, लेकिन अब आप खुदाफिज करती हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज। और मैं आपको इतना प्यारा सा गाना सुनाती हूँ, ठीक है, आपके लिए, ओके? ठीक है, शुक्रिया थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। लाहौर से मेरे साथी फरजाना, बड़ी प्यारी सी मेरी कॉलर, मुझसे बहुत मोहब्बत भी करती हैं, बल्कि सारे कॉलर बड़ी मोहब्बत करते हैं। और फरजाना आपको एक गाना सुनाती हूँ, सोनिया कौन सा गाना सुनाओ मुझे? कोई सा भी सुना दो, आपकी तो आवाज अच्छी है माशाल्लाह से। है? अच्छा हाँ ना। पक्का पक्का। अच्छा मेमनी में गाना कैसे गाते हैं वो बताओ, हमारी सोनिया सुनाएगी आपको। चलो। अरे मेमनी ये तो मेमनी में गाना नहीं गाते, क्या मतलब है? गाना गाते हैं। हर जबान में होती है, सराइकी में होती है, बिस्मिल्लाह करा, पता नहीं कौन कौन से। मैंने एक सुनाया था ना आपको, कब सुनाया था मेमनी में? एक बार सुनाया था। सुनाया मुझे नहीं, झूठ बोल रहे हो, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। सुनाओ मेमनी में कौन सा वो नहीं गाना? सुनाया था, असा मेमण आई हूँ, असा मेमण आई हूँ वाला। एक बार फिर सुनाओ यार, मुझे भी याद करवाओ ना। ओ असा मेमण आयूं, असा मेमण आयूं, पूरो है सारो जहां। ये सुनाया था शायद, पूरा नहीं आता। पूरो सारो जहां सा मेमन आयूं, ऐसा मेमन आयूं, और पराठा बन गया जबरदस्त, और टिक्की टिक्की जबरदस्त। लेकिन आज़ीन ये है पराठा आलू का, और बड़े जबरदस्त। थोड़ी देर बाद मैं इसको, जब तक ये उतरता है, हाँ। अच्छा इसके बाद आप इसी उसके ऊपर आप वो बनाएंगी। ये बेसन के लड्डू चलो बनाना है। अब जब तक आप इंग्रेडिएंट्स ब्रीफ करो, मैं आपको टिश्यू पेपर दूं, हाँ। ये आप रखो और वहां से क्लीन करो, और जो चीजें अभी वहां से वो आप ब्रीफ करो, टाइम शॉर्ट है ये ना रह जाए, ठीक है? चलो दी जल्दी से हम इसको क्लियर करते हैं। ओके जी नाज़रीन, अब हमारे पास बनेंगे बेसन के लड्डू। अच्छा ये इसमें अच्छा है आपने कम ही ऑयल यूज किया,
ये जरा दूर रखा करें, अक्सर चिमटा गर्म हो जाता है गैस के पास रखने से, तो फिर वो पकड़ना मुश्किल हो जाता है, होल्ड करना। लेट्स सी अब क्या है? थोड़ा देखना है, देखना है, हाँ। ये आप देखें, ये लीजिए। अच्छा जी ना, सोनिया ने गाना सुनाया, फरजाना कहेगी सभी बाजी ने मुझे चीट कर लिया। और पहले हम बेसन के लड्डू के इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, हाँ। और उसके बाद हम, अच्छा थोड़ा ये हो गया, थोड़ा सा इन्होंने ऑयल मजीद ऐड कर लिया। बहुत ज्यादा ऑयली अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं तो नहीं नहीं, इसलिए बहुत चिप थोड़ा चिप सा, करता है ना। हाँ। हनी, जब तक आप इंग्रेडिएंट्स बताओ मैं इसको लोग देखती हूँ, ठीक है? जल गया तो मैं खा लूंगा जी। ये बड़ा वाला बाउल इधर लेकर आओ, इधर रखो बड़ा वाला बाउल, और छोटे बाउल, छोटे वाले करीब कर दो, ठीक है? अब बताओ क्या क्या चीजें। यस, अच्छा, ये बेसन के लड्डू के लिए हमने लिया है ये बेसन का आटा, ठीक है, जैसे 250 ग्राम ये बेसन का आटा ओके, है। ठीक है, ठीक, ओके, अब 250 ग्राम बेसन का आटा है और ये चीनी है। ठीक है, अब बेसन के लड्डू हम 2-3 तरह से बना सकते हैं। एक तो हम शुगर की सीरा बना के भी बना सकते हैं, एक ओके। हम उसका शुगर का शीरा बना के भी ठीक है? बना सकते हैं, ओके। और एक हम इसका जैसे कि बूरा बना के, चीनी का बूरा जो बनता है ना, उससे भी अच्छा, बनता है। ओके, ओके, ठीक जो है। बिल्कुल वो मुंह में घुल जाते हैं ठीक है, लड्डू। ठीक है, ओके, डन, तो ये मैंने हाफ, जैसे कि ये जितना बेसन है उससे हाफ ही मैंने शुगर ली है, ओके, ठीक है। ओके, और ये मैंने घी है, ठीक ये है, तो हस्बे जरूरत हम थोड़ा थोड़ा जितना डालेंगे, जरूरत ठीक के है। मुताबिक। ये बादाम है जो ठीक है। गार्निश के लिए, ये फूड कलर है, और ये ठीक है, इलायची है, बस डन हो गया, डन हो गया। चलिए आप बिस्मिल्लाह करें। बस। अब ये आप हटाओ, तो बस मैं यहाँ पर ये कढ़ाई इसको डायरेक्ट वो करना है, हाँ। तो हम इसको यहाँ से इसको इसमें डाल दूं अभी, हाँ, ठीक इसको है? इसमें डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको इसमें कन्वर्ट करें। और नाज़रीन, अब ये यूज होगी कढ़ाई, ये आप ले लो सोनिया, हाँ। ये हटाओ, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ठीक है जी? देन हमने स्टार्ट लेना है कढ़ाई से, ठीक है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा नया पैन इसके ऊपर आ गया है, और हमने अब इसका स्टार्ट लेना है, और ये सोनिया करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करना अब है? ये इसको थोड़ा भूनना सा है। हीट हो जाए ना, थोड़ा सा अच्छा, ये गर्म होगा, देन उसके बाद बस इसके अंदर, ये अच्छा, पहले हम बेसन का फ्लावर अक्सर लोग डालेंगे। ये बेसन है ना, बेसन ओके, अक्सर लोग छान के इस्तेमाल करते हैं। ये छाना हुआ है, ये मैंने अभी छान के ही रखा हुआ था। हल्का सा ब्राउन करना, हाँ, हल्का सा इसको भूनना है, इतना भूनना है कि इसमें से खुशबू आने लगे। ठीक, ठीक है, ठीक है, ओके। हमने इसको हल्का सा भूनना है। ला, मुझे दे दीजिए, ओके। हमारे साथ अगर कोई कॉलर है तो ऑफ कोर्स बात कर सकते हैं। और अच्छा, इसको हमको भूनना है, इतना भूनना है कि इसमें से खुशबू आने लगे और इसका कलर चेंज होने लगे, ठीक है? या अनवर भाई या राशिद शिजात भाई, किसी को कह दो प्लीज एक कप चाय अगर अवेलेबल कर देना। सोनिया, हाँ, कसम से मजा आ मजा जाएगा। सोनिया भी अब मजा आ जाएगा। हम लोग बड़ा नेचुरली प्रोग्राम करते हैं ना, तो हमारे लोग आलू का पराठा पसंद नहीं, कसम इसीलिए मैंने बोला से चलो आज ये हल्का सा आपकी इसमें से खटास तो तुमने डाली, फिर भी मजे का लग रहा है। हाँ, खटास नहीं डाली तो मैंने। मजे का लग रहा है। यम्मी। इसे चटनी के साथ खाओ, ये लहसुन की चटनी बनी हुई है। घर से बनाई है लहसुन की चटनी? किस तरह? लहसुन और उसके टमाटर के साथ। टमाटर एंड लहसुन, वाओ, गार्लिक के साथ। अच्छा, इसके साथ हम ये थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाएंगे। जब ये भूनेगा ना, तो इसमें जैसे कि हमने अभी 2 चम्मच डाला घी, फिर जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। आप ये मुरब्बा बनाया सोनिया आम का, जो कद्दूकस के, जी, अभी तक मैं खाती हूँ, जितना पसंद है वो, मजा आया ना? बहुत मजे का। रेडी खाने के बाद मैं 2 चम्मच लेती हूँ और रोटी का चौथे हिस्से से वो खाती हूँ, बहुत मजे का लगता है एंड में ना। हाँ, अच्छा लगता है ना ये मीठी चीजें, वैसे भी खाने के बाद कुछ भी मीठा खाना वैसे भी सुन्नत भी है मजा आ- और मजा भी आता है। हाँ, वाह। है ना? नहीं, घर में आप लोग ये जहन में आप लोगों ने कसम से, तो हम लोगों को नफ्सियाती तौर पे मेंटली डिस्टर्ब वो कर लिया कि मीठा खाने से शुगर होती है। नहीं नहीं, खुदा की कसम ये बिल्कुल गलत बात है। जो लोग ये समझ के डर के मारे, जो लोग मीठा नहीं खाते उन्हें भी शुगर उनको हो भी, जाती और मेरी है। सिस्टर ने कभी नाश्ता नहीं किया, कभी स्वीट डिश को हाथ नहीं लगाया। हम 4 महीने, और एक वाहिद है जिसको शुगर हुई है, बाकी हम सब शौकीन है, मतलब अगर मीठा खा रहे हैं तो खाते हैं, अगर हमें अच्छा लग रहा है, लड्डू भी खा लिया, गुलाब जामुन, वो ने कभी हाथ नहीं लगाया मीठे को। नाश्ता कभी सुबह चाय नहीं पी, उसको शुगर हो गई। शुगर हो गई, हाँ। तो आप हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मेरी प्यारी शहजादी सबिन, आप कैसी हो? मैं ये मिसेस महमूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, इतनी प्यारी, अल्लाह तुम्हें नजर बख्शे बचाए, बहुत अच्छा। अच्छी लगती हो। बहुत शुक्रिया आपका मिसेस महमूद। आज देखे ना, ये हमारी सोनियम आलू के पराठे और बेसन के लड्डू बना रही है। हाँ, मैंने कहा मैं देखूँ, मेरे यहाँ का चैनल नहीं आ रहा आपका,
मैं देखूंगी अगर अल्लाह करे रात को आ जाए। नहीं क्यों नहीं चैनल आ रहा? कौन सी जगह? पीसीएच ना? बेटा नहीं, जो मेरा केबल आ रहा है पता नहीं कौन कौन से पठान चैनल लगा मेरे 2 चैनल है, एक आपका वी चैनल और एक 021, दो मेरे जबरदस्त फेवरेट चैनल है। वाह भाई वाह, बड़ी बात है, बड़ी बात है भाई, बहुत शुक्रिया आप वीनस टीवी। इतना प्यारा अंदाज से बात करना, फोन मिला के देना, बहुत मजा आता है, यकीन जानो। थैंक यू सो मच। और एक मसाला चैनल मेरा। अरे वाह भाई वाह। आप असल में जो घरेलू खवातीन होती है ना, उनको नेचुरली जो उनकी यूज टू में चीजें होंगी, उनको उस जैसे मिजाज से चीजें अच्छी लगती है, इसीलिए आपको मेरा शो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि हम हर टॉपिक से होता है तभी। हाँ, आप हाँ। हर चीज से नॉलेज मैं आप अपनापन से बात सबसे करती बड़ी हूँ ना बात। सबसे, इसलिए सबको भैया सोनिया कुछ कह रही है, मिसेज महमूद कुछ कह रही है, सोनिया क्या कह रही है? देखिए ये सुनाए सभी हमेशा अपनापन से बात करती है ना, जैसे लगता ही नहीं है कि ये कोई होस्ट है या हम कोई टीवी चैनल पे आए हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता, बिल्कुल जैसे नहीं, अपनों की इसमें तरह कोई बात शक नहीं। करती है। मैं अपनों की तरह बात करती हूँ। मिसेज महमूद मेरी पुप्पी की बेटी है, मेरे अपनों की तरह। अरे मिसेज महमूद ऐसी है, यकीन करो, कहते दुख देने वाले ढूंढने नहीं पड़ते, आपको मिल जाते हैं, लेकिन खुशी थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट देने वाले, मैं कहती हूँ वो लकी है जो आपको थोड़ी सी। सभी ये भी बहुत बड़ा सबका जारी है बेटा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वही तो कह रही हूँ थोड़ी सी। बहुत ख्याल रखना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबको अपने ज़माने आमीन सुम आमीन, लव यू मेरी जान, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इतनी सारी दुआओं का, इतनी मोहब्बतों का ढेरों शुक्रिया, और इसी तरह आप खुश रहे। आप देखिए वाकई किसी की थोड़ी सी मुस्कुराहट जो है ना हम लोग देना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बेसिकली छोटी छोटी बातें होती हैं, हम खुश हो जाते हैं उनसे। अच्छा है हमारी वजह से अगर किसी के चेहरे पर हाँ, हमारी वजह से किसी की खुशी दे दे, वरना तो हमारी वजह से तो तकलीफें ही मिल रही सबको। नहीं ऐसे भी हम नहीं है, हम तो किसी को तकलीफ नहीं देते भाई, हमारी तो कोशिश होती है कि हम खुश रहें। वो मैंने तो ऐसे ही बोला है, तुम सोनिया अपने दिल पे ले रही हो, लेकिन मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मैं नहीं मान सकती। आप नहीं माने, मेरी वजह से लोगों को पेट में मरोड़ पड़े, मरोड़। वो इसलिए आप अच्छी लगती अच्छी वो लोग बोलते यार अच्छा एक बात बताऊं, मुखालफत नाकाम लोगों की कभी भी नहीं होगी, हमेशा कामयाब लोगों की मुखालफत होती है, याद रखना, ये भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ। ये तो अच्छा जलते लोग उन्हीं से, आप शेफ हो, आपकी शेफ लड़की आपसे जलेगी, सही बात है। उस लड़की से क्या ताल्लुक जो शेफ नहीं होगी, उससे आपसे क्या जलन होगी? क्या जलन होगी? जलन उसको होगी जो आप जैसी कॉम्पिटिटर होगी ना, उसको तो, अरे तुम अपना काम करो, वो अपना काम करे। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है लोगों को कि मेरे साथ भी यही हुआ है, टैलेंटेड लोगों को अप्रिशिएट करने के बजाय हाँ। उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सही बात है। ये मसला हाँ, तो जी लंग जाओ, सड्डी खैर है। और जितने घर में बैठे हुए, डोंट टेक अटेंशन, बिल्कुल परवाह ना करें ऐसे लोगों की। यार हाँ, ये लड्डू महंगे नहीं पड़ गए हम लोगों को, कम वक्त बुराऊ नहीं हो पा रहे। ये होते हैं, थोड़ी सी इसमें मेहनत जभी तो लगती है, जभी तो ये अच्छे लगते हैं। वो मैं देखूं, ट्राई करूं, फिर मैं भी घर में बनाऊंगी। अच्छा एक ना हमारी शेफ मैं बताऊं, उन्होंने बनाए थे, वजीहा ने, उसने पता है वो बनाए थे चने के चना नहीं है जिसकी छिलके भुना होता है ना, वो तो पका हुआ होता है, उसने चने का पाउडर लिया, उससे बनाए थे। उसने बगैर चूल्हे के इतने मजेदार लड्डू बनाए, मैं तो हैरान। मैं जरूर कहूंगी कि वो दोबारा बनाए। तो उसने उसी वक्त चीनी बनाई, गुड़ और सब चीजें, ऑयल, भूनना नहीं पड़ता ना, भुने हुए चने होते हैं ना, इस वजह से उसमें मेहनत ज्यादा। अरे भैया उसने फौरन जो है ना, ये देखो ये अब इसका कलर चेंज होने लगा। कलर क्या, इतनी प्यारी सी खुशबू नाज़रीन आ रही है। बस अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलायची पाउडर डाल रहे हैं, ये देखें जी। और एक और हनी, एक और बात बताऊं, बेसन फायदेमंद बहुत है, बहुत ताकतवर। ये शुगर वालों के लिए बड़े फायदेमंद है। बेसन आप लोग ना कड़ी की सूरत में खाएं, पकोड़े बनाएं, और बेसन हर तरह ना लोग चने वगैरह नहीं खाते जैसे, तो बेसन बड़ा फायदेमंद है देखा जाए। जी बिल्कुल। ओके, ये इन्होंने भून दिया है, इससे पहले कि ये जलना नहीं चाहिए। बंद कर दो। अरे ये देखें जलना नहीं चाहिए, अब बंद कर दो चूल्हा। चलो दोबारा यूज नहीं करना, अब यूज नहीं करना, अभी चूल्हा यूज नहीं करना। ओके जी, बस ये देखो सिलेंडर तो नहीं है ना, और ना एक अड़ुंग होना, बुड़ुंग बुड़ुंग हो जाएगा। देखो मैं जान से मार दूंगी अगर मुझे किसी ने ये कहा कि सिलेंडर आने की कोशिश की तो। इसमें ये हम बिस्मिल्लाह, ये आइस शुगर, हाँ ये पाउडर शुगर है, पाउडर, थोड़ा सा हम कम ही रखेंगे मीठा, थोड़ा, क्योंकि हमारे डायरेक्टर ऐसे हैं, उनको मीठा शुगर
कसम से ये क्या दुनिया हो गई, हम लोगों को डरना पड़ता है एक तो। मजा आ गया, पराठा गरम खाने में ही मजा है। जो लोग इस वक्त देख रहे हैं मुझे, ऑफ कोर्स उनका दिल चाह रहा होगा और बहुत शदीद। हाँ, मैं सब समझ रही हूँ, सबका दिल चाह रहा है, आपका भी। जी जी, वो मेरी प्यारी बहन बैठी हुई ना, जो इंतजार करी कि उसकी मम्मा ने अभी तक नाश्ता नहीं दिया, और वो कह रही सभी भाजी खुदा के लिए ये प्लेट हमें भिजवा दे। वाह खुदा, अगर ये TCS होता है, जैसे व्हाट्सएप पे हम वीडियो करते ना, जी अस्सलाम वालेकुम, कहा ये खाना देने का सिस्टम होता ना, कितना अच्छा होता। व्हाट्सएप पे भेज देंगे। प्लीज जल्दी, जिसका इनाम निकला, जिसने कॉल की, उसको ये हम भेज रहे हैं पराठा। तो खुदा की कसम लाइन लग चुकी होती, कह रहे जल्दी से हमें भेज दें भाई ये पराठा। अच्छा, ये थोड़ा सा हम इसके अंदर ये दूध डालेंगे, चाहे इसमें आप क्रीम भी डाल सकते हो, इस हाथ से डालो। हाँ क्रीम भी डाल सकते हो, दूध भी डाल सकते हो, चाहे आप कुमेल भी डाल सकते हो, जो आपकी मर्जी चाहे। हमारी प्यारी प्यारी बातों में काफी हद तक एक पराठे भी बन गए और माशाल्लाह लड्डुओं की भी जो आगे पहुंच रहा है, बनने की तरफ सिचुएशन बन रही है। अच्छा, ये हमें लगे कि ये कलर अगर इसका वैसा ही नहीं है, तो हमें अगर फूड कलर वैसे तो इसमें डालने की जरूरत नहीं है। फूड कलर की जरूरत नहीं है। देखो ये अपना बेसन का अपना कलर है, उससे अच्छा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ओके, ठीक है, थोड़ा सा एक ठंडा होगा तो हम इसके लड्डू बना लेंगे। ठीक है जी। मुझे कोई टाइम वाइम बता सकते हैं राशिद भाई? अब आप एंट्री कर चुके हैं तो चाय ही लेकर आ जाते, कितना अच्छा लगता मुझे कसम से। एक गरम गरम बहन को चाय पिलाएं, सोनिया का भी दिल कर रहा है चाय पीने को। हाँ बिल्कुल। राशिद भाई, आप टोपी में बड़े प्यारे लग रहे हैं, वीनस की यूनिफॉर्म में तो और भी प्यारे लग रहे हैं, टी-शर्ट में। राशिद भाई है ही दी ग्रेट भाई। मेरी तारीफ करो ना करो, मैं चाय फिर भी नहीं पिलाऊंगा। अच्छा, एक हम बाउल में निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा ठंडा हो तो हम इसके लड्डू बना सकें आराम से। अच्छा, अभी निकालना है आपको? बता दूं? बिल्कुल दें। बड़ी प्लेट या छोटी? आप जब तक मिक्स बाउल दे दें, बाउल। ये वाला दे दूं? लेकिन ये सब नहीं निकलेगा, फिर थोड़ा सा निकाल लो जितना लड्डू बनाना है। ठीक है, थोड़े से निकाल। ये सब चीजें काउंटर क्लियर करो। हाँ बिल्कुल। ओके नाज़रीन, आज सोनिया ने बनाए हैं आलू के पराठे एंड बनाए हैं बेसन के लड्डू। बेसन का इंग्रेडिएंट्स हम मैं रिपीट कर रही हूँ कि इन्होंने सबसे पहले बेसन लिया एंड उसको भूना। ठीक है जी, साथ साथ इसलिए बताती जा रही हूँ, आप नोट डाउन करो जिन्होंने अभी अभी वीनस टीवी ऑन किया है। बेसन को उन्होंने भुना है और उसके बाद जब वो हल्का सा ब्राउन हो गया, ऐसे ही है ना, हल्का सा जब ब्राउन हुआ तो देन उसके अंदर ऐड किया इन्होंने आइस, यानी कि पिसी हुई चीनी का जो है पाउडर बना के उसमें ऐड किया। एक आप लिमिट में देखिएगा, इतनी ज्यादा भर के मत डालिएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फिर मिक्स किया, तो देन इसके बाद उन्होंने एक इलायची का पाउडर, इलायची पाउडर डाला और ये वो बादाम पिसा हुआ बिल और उसके अंदर बादाम ऐड किया, उसको फिर दोबारा से मिक्सिंग की और फिर इन्होंने इसमें मिल्क ऐड किया ताकि ये बाइंडिंग की तरफ चला जाए। और उन्होंने इतनी बाइंडिंग रखी है कि लिक्विड ही नहीं बनाया कि ये लेस बन जाए, इन्होंने इतना बनाया कि ये देखिए कंट्रोल में रहे। ये भी थोड़ा सा और ठंडा हो ना कि हमारे हाथ और में हमेशा ना हर काम में कोशिश कीजिए, मेरी बात कहीं और जाएगी, जरा समझने की बात है। जिस तरह ये लड्डू कंट्रोल में रहे, इसी तरह अपने बहुत सारे कामों को इस तरह देखें कि वो आपके कंट्रोल में रहे। अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो फिर वो तमाशा बन जाते हैं, जैसे लड्डू भी ऐसे ही है। आप दिल पे नहीं ले, जो समझने वाले समझ गए। तो हर चीज कंट्रोल से लेके चले, वरना वो लोग मिसयूज करने लग जाते हैं उन चीजों। प्लेट दे दो ताकि मैं इसमें ये रख दूं। आपको प्लेट दूं? हाँ, फिर अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे ना, फिर वो चीजें ना बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं। तो आप मिसयूज किसी को करने ना दें, ना अपने आप को ना उन चीजों का। दैट्स गुड। अरे यार, मैंने मुंह में 2 से डाली, इतने मजे का लग रहा है। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग लड्डू। इस पे चांदी का वर्क भी लगा हो ना? हाँ बिल्कुल, चांदी का वर्क तो मैं लाना भूल गई। लाई हो? नहीं लाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लोगों को तो सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इस पे चांदी का वर्क लगा सकते हैं। ये गार्निश के लिए हाँ। यूं बादाम लगा सकते सेटिंग हैं। मैं करूं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये नाज़रीन आप पिस्ता, बादाम और कोई भी लाइक आप चीज को इस पे चांदी का वर्क भी इसको खूबसूरती के लिए लगा सकते हो। और जिसका काम उसको सांझे मेरी बहन ही करेगी। ऐसा लड्डू खुल जाएंगे बेचारे, मेरे हाथों से लड्डू खुल जाएंगे। ऐसे ही गलत ना, लेकिन अच्छा है, दैट्स कितने आसानी से बने। अच्छा, ये आपकी मेजरिंग बहुत, आपके हाथों की बहुत अच्छी है। आपने जिस जिस अंदाज में, घरेलू अंदाज में इन्होंने एक एक चीज ऐड की है सोनिया ने, तो हर चीज परफेक्टली उसके अंदर टच किया है, ये हकीकत है। मजे का। मीठा सही है?
जबरदस्त यार, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा तेज बहुत जबरदस्त। नहीं 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 नहीं, हाश मीठा जो है ना वो हाँ। बहुत एक अजीब सा लगता है, बहुत ज्यादा मीठा नुकसान थोड़े है। से बड़े लड्डू भी बना लेते हैं। थोड़े बड़े भी बना रहे हैं क्या इसको? अच्छे। इसे बोलते हैं जान छुड़ाना। सब समझती हूँ मैं, सब समझ। ये स्टाइल अच्छा है यार, ये बड़ा सही है, बड़ा ये सही है ना, हाँ। बड़ा यानी कि आप अपने अंदाज में, अपने अंदाज से अच्छा हम अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके अंदर अगर लिक्विड की थोड़ी सी मिकदार ज्यादा बढ़ा दी है। जाए और इसको किसी डिश में डालने के बाद नहीं, वो तो नॉर्मल बनेगा, ये तो कतलियां बन जाए, वो नहीं हो तो सकता? बेसन की बर्फी बनती है, वो अलग बनती होती है है थोड़ी ये नहीं बन सकता। सी। ये भी बन सकता है। हाँ, देखा ना मैं, ये भी ये तुम बन लोगों ने मुझे थोड़ा ट्रेन कर दिया, बस ऐसा ही हुआ है। शेफ के साथ रह रहे कि आप भी हो गए हैं। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर चाहेंगे इजाजत, बस शॉर्टली साथ साथ मैसेज दे दो शहजादी, एक लड्डू और बनाओ फिर इसको एंड करते हैं, ठीक है? मैसेज क्या देना चाहोगी लड्डू बनाते बनाते दो? मैसेज यही देना चाहूंगी कि अगर किसी में टैलेंट है तो आगे आओ और अपना स्केल दिखाओ, और ठीक है। प्लेटफॉर्म अर्श भाई का खुला हुआ है, जब भी आना चाहो अर्श भाई और सभी बिल्कुल आपको कोऑपरेट करेंगे और आए आगे। ओके, आगे फ्यूचर में क्या करना है अभी मजीद? आगे अपना फ्यूचर ऑनलाइन बताओ, में ऑनलाइन नंबर भी बताओ, और आपसे लोग रब्ता कैसे करें? हो सकता है लड्डुओं के ऑर्डर आ जाए भाई। हाँ हाँ बोलो मेरा ऑनलाइन काम है, मेरा फेसबुक पे सोनिया क्लोजिट के नाम से है, जी। और इंस्टा पे मेरा किचन बाइट के नाम से है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 033527203993। दैट्स आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं मेमनी फूड ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मेमनी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, इस वजह से। ओके, चले जी, हम नाज़रीन जा रहे हैं एंड की तरफ, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दो में याद रखिएगा। बाकी ये देखें लड्डू पे मैंने बादाम पिस्ते चिपका दिए हैं ताकि ये ज़रा सी खूबसूरत डिस्प्ले हो जाए। बाकी ये चुनती रहेंगी, और चुन लिया तूने मुझे सारा। दो चीज़ें बनी ना तो हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी। ओके जानी, थैंक यू सो मच नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। इधर आ जाओ मेरी शहजादी, इधर आ जाओ जी। हम यहाँ सेगमेंट को एंड करते हैं और चलते हैं हम सेकंड सेगमेंट की तरफ। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। और यहाँ मैंने तो ये भी पराठा तो मारा था ना, ये भी तो लगाना है। अच्छा वो याद करा दिया भाई। और मैंने इस पराठे को ऐसे कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको नोचा नाची कर दिया, खाया पिया कर दिया थोड़ा सा, ठीक है जी। ऐसे तुम्हारी दो डिशेज है ना यार, ये तो गलत बात हो जाएगी। अच्छा वो ये मेरे कैमरामैन ने इशारा कर दिया कि ये बाजी फोड़ रही थी, दिखाए भी तो सही उनकी मेहनत। ये देखें जी, ये हो गया खूबसूरत सा जी। नाज़रीन यहाँ पर लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी, और आपने देखना है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अभी इसके बाद है ब्यूटी सेगमेंट। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन ये है ब्यूटी सेगमेंट, और आज मेरे साथ यहाँ पर ब्यूटी एक्सपर्ट यहाँ तशरीफ रखती हैं, मैं उनसे मिलवाती हूँ। यहाँ पर तशरीफ रखते फारूक मिर्ज़ा हमारे साथ हैं। और ये मैं ये कहूँगी कि अगर एजुकेशन की बात करूँ, ब्यूटी एजुकेशन की बात करूँ, एज ए इंस्ट्रक्टर, ब्यूटी एजुकेटर और टीचर, स्टैटिक एक्सपर्ट, और बहुत कुछ इनके अंदर टैलेंट है, और डिफरेंट जो है ब्यूटिशियंस को क्लासेस भी देते हैं। तो मेरे साथ है फारूक मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक मैं है? ठीक ठाक, आप अच्छा कैसे जी हैं? फारूक, माशाल्लाह मैं सबसे पहले आपको वेलकम करती हूँ अपने ब्यूटी सेगमेंट में। Thank you. आप एक दो बार मेरे प्रोग्राम में तो आ भी चुके जी, 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 ऐसे ही जी, है, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हो तो Thank एक you for having नॉलेज me. देने के लिए ब्यूटिशियन को, तो एक टीचर की बहुत जरूरत होती है। मैं बिल्कुल। आपका शुक्रिया करती हूँ। आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके अच्छा, इनसे गुफ्तगू जाएगी, एक ब्यूटिशियन उनसे मिलवाते हैं, फिर आपसे Sure, बात sure. करते हैं। अच्छा मेरे साथ एक और ब्यूटिशियन यहाँ है, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी, उन्होंने मॉडल भी पूरी ब्राइडल मेकओवर किया हुआ है। तो यहाँ वरीशा सिकंदर गुड़िया सैलून से। अस्सलाम वालेकुम वरीशा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक जी हो? ठीक। बहुत अच्छा काम करते हो आप। जी। तो आज ये कौन सा आपने ब्राइडल मेकओवर जी प्रेजेंट किया? मेकअप, ब्राइडल मेकअप। अच्छा मैं ये चाहूंगी कि जरा थोड़ा ब्रीफ करें क्या सब, क्योंकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से हमने, वरीशा ने पहले से ही मेकओवर किया हुआ है। तो वरीशा सबसे पहले आपने क्या स्किन के ऊपर लगाया, क्योंकि गर्मियां चल रही हैं? जी प्राइमर यूज किया है मैंने। प्राइमर यूज के फिर मैंने इनका बेस शुरू किया है। ठीक है, कौन सी कंपनी का बेस? कैरलॉन यूज कर। कैरलॉन यूज के। जी। फिर और काशीज के पैलेट वगैरह भी के मेरे पास शिमर है। ठीक है। और बेस मेरा है
और बस हेयर स्टाइलिंग के लिए एक्सटेंशन यूज की है मैंने Okay. काशीज की। ठीक है। और थोड़ा लुक दिया है मैंने काशीज का, तो ठीक मैंने है। कहा कि सब जरा उन्हीं की अच्छा लगता है ना काशीज का मेकअप, तो हम भी कोशिश करते अच्छा हैं। गुड। नहीं नहीं, काशी हमारा पाकिस्तान का खूबसूरत नाम है और बहुत अच्छा उनका मेकओवर होता है, लोग बहुत पसंद करती है ब्यूटिशियन। और अच्छा है, कुछ किसी से सीखने का मौका मिले और क्या चाहिए। लोग आईज क्लोज कीजिएगा। जी, eyes बंद करें। अच्छा, ये आंखों पे आपने जो है वो जरा मुझे बताएं, क्या कलर कॉम्बिनेशन किया? जी मैंने कॉपर ज्यादा काम किया है। आजकल आईज पे ना रेड का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, न्यूड मेकअप चल रहा है आजकल, ठीक है, ब्राइड good. के भी। ठीक है। ये नहीं वो लाल लाल लगा देना, ऐसा नहीं चल रहा है। गुड, आप जरा आईज क्लोज कीजिएगा, Eyes हम जरा सा क्लोज में देखेंगे। जी आप बताइए, अच्छा जी, लग रहा है। तो बस कॉपर है, लाइट्स है, ब्लैक है, ब्राउन है, इस टाइप का मैंने इनका मेकअप किया है, सॉफ्ट लुक में ब्राइडल का। जी जबरदस्त। और आपकी ब्राइड बहुत प्यारी लग रही है और आपने ब्राइडल मेकओवर किया, ठीक है, हेयर स्टाइल भी इनके ऊपर बहुत सूट कर रहा है। तो वरीशा आप यहाँ पर बैठे, मैं जब तक ब्यूटिशियन से बात करती हूँ। पर अभी आपने वरीशा का भी मेकओवर देखा, मौसम चेंज होता है और ऑफ कोर्स हर तरह का मेकओवर भी चेंज। तो एक दिन हो, यानी कि 2024 की हम बात करें, तो आप क्या बताएं कि कैसा मेकअप पसंद कर रहे हैं लोग? वेल सभी ट्रेंडिंग तो खैर कुछ ना कुछ नया आता रहता है, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, आई बीन इन द बिजनेस फॉर अबाउट 20 years, तो हम जो देख रहे थे कि एक ज़माने में बड़ा हैवी मेकअप चला करते थे और बहुत ज़्यादा काम हुआ करते थे कि जी दुल्हन तो भरपूर ही अच्छी लगती है और ढेर सारा आई मेकअप, बहुत हैवी बेसेस और वो 2, 3, 4 कोट हुआ करते थे। बट नाउ डेज अब ट्रेंड्स हैव बीन चेंज। अब ना बड़ा सॉफ्ट की तरफ चला गया है और जितना भी ब्यूटिशियंस अब आप देखें, जितनी भी अच्छी कैटेगरी के जो सैलॉन्स हैं या जो जिन्होंने अपना एक नाम बना लिया है या जो ट्रेंड सेटर्स में कंसीडर किए जाते हैं, उनके जितने भी मेकअप्स अगर आप देखें तो बहुत सटल हैं, बहुत ज्यादा गॉडी मेकअप्स एंड ये सब चीजें अब आउट ऑफ फैशन हो गई हैं। बड़ा सॉफ्ट एंड न्यूड सा और इस तरह का लुक आ गया, रोजी चीक्स एंड बस उस पे ज्यादा बहुत ज्यादा विंग लाइनर्स और ये सारी चीजें अब आउट ऑफ फैशन हो गई हैं। और तो लुक गुड, लेकिन ये कि अब लेटेस्ट की बात करें आप तो दैट डोर इज गॉन। बहुत ज्यादा हैवी मेकअप्स वगैरह अब वो हमारी अम्मियां वगैरह कहती थी ना कि दुल्हन तो भरपूर ही अच्छी लगती है, मगर अब आप देखें तो लड़कियां भी जो चाहती हैं दुल्हन बनना, वो कहती हैं रेड मत लगाइएगा, डार्क मत लगाइएगा, बड़े बड़े लगेंगे, बड़ा सॉफ्ट सा मेकअप, ये सब चीजें ट्रेंड में चल रही हैं। और तो फिनिशिंग से आप जो भी करें वो अच्छा लगता है। एंड बहरहाल देखें ज्वेलरी, ड्रेस एंड लड़की की अपनी पेरेंट्स भी मैटर अगर एक करती चीज है। ऐड करो ना, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, इतनी क्रेजी होते हैं, अब मैं सच कह रही हूँ जी, जी। कि वो अपनी वालदा ने एक गरारा सूट रखा हाँ, होता है हाँ। और ज्वेलरी भी बहुत अच्छी हैवी हाँ ज्वेलरी जी। जिसे कहते हैं, कुंदन और पता नहीं क्या क्या, हाँ। वो स्पेशल या तो अपनी बहू को पहनाने के लिए रखी होती है या अपनी बेटी को, Very कि true। यार वो जो है उनका जो हाँ। बनारसी गरारा और वो जी, जी, ऑर्गेन्जा का टाइप का हाँ। दुपट्टा, तो वो उनके लिए बड़ा ऑनर और एजाज होता है कि हम अपनी वालदा का ये ज्वेलरी पहनेंगे। पहनेंगे, और हाँ ऐसा है ना, जी। वो खास उस पे मोती का हाँ। काम, और ये बहुत जबरदस्त ऐसा अच्छा लगता है बहुत सारी से आई थिंक। लेकिन जो अब नई जनरेशन है ना, लड़कियां बहुत अपने हिसाब से चीजें करती हैं। पहले होता था ना कि भाई ससुराल है, कुछ बोलो नहीं, जो जोड़ा आ गया वो पहन लेना है। अभी लड़कियां शॉपिंग भी अब जाती तो हैं भाई और पहले नहीं तो से- कहते थे कि हम पे कर देंगे, आप कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारी चाह हम एक ही दिन है शादी का। बात भी सही है समहाउ, अरे। लेकिन आई डोंट नो, शुरू में कहते हैं बात रख लें, बातें दोबारा शादी तो नहीं होनी होती ना, नहीं, वैसे आपने रख लें उस दिन लड़की की बात रख लें, नहीं, या तो फिर बारात और वलीमा यार I believe। उसके एक सपने हैं, अरमान होते हैं हाँ, कि मैं ये इस तो दिन दिन होते हैं। सबसे प्यारी लगूं, उसकी पसंद या। अपने जहन में कुछ क्रिएट कर रही होती है कि मैं ऐसे Obviously, ऐसे जिंदगी के पहनना सबसे चाहूं। खूबसूरत क्रिएशन दिन बहुत होते हैं। जरूरी होती है भाई, या एग्जैक्टली, उसके बगैर तो नहीं होता। न्यू जनरेशन इज मोर अवेयर। पुराने लोगों का तो बस ये होता था ना कि जो आपने कर लिया अपने जमाने में शादी में, अब वो नई बच्चियों के जमाने में नहीं चलता। आप अपने अरमान अपने जमाने में पूरे कर ले, बच्चे को उनको करने मौका दें दें। ना, हाँ उनको ये मौका उनको दें। मौका बात तो दें। सही है, कर लेने ऐसा देना ऐसा चाहिए। है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, जब से ये जो चमक दमक आई है, एक वक्त होता था इसी को अफशा कहते थे। हाँ जी, अफशा ड्रामा भी बहुत पहले का था जो जी, दोबारा जी, जी, रिपीटेशन जी। में चला। हाँ जी। तो वो अफशा पहले लोग कहते थे, फिर वो ग्लिटर में आया, glitter, हाँ। फिर अच्छा डिस्को में भी वर्ड आया, डिस्को, हाँ चमकी, बहुत हर तरह के नाम चलते थे। ऐसा चमकी। हाँ हाँ, ये कहाँ I have heard चमकी मिल that. गई? Really? तो वो जो डिस्को एंड अफशा और ये चमकी, इस तरह की सारी हाँ। चीजें, फिर कुछ स्टार्स वगैरह आए, बीट्स भी आए, ऐसे ही हाँ, वो मेहंदियों के डिजाइन भी माथे पे लगने लगे थे बीच में,
सब कुछ होने लगा था। वो नेल आर्ट वाली जो चीजें होती थी वो भी यहाँ लगना शुरू हो गई थी। कि जितनी चीजें दुल्हन पे सब लगा दो, दिखे कि हमने बहुत सारा कुछ लगाया है। और वो एक कैटेगरी भी है ना सर्टन, जो ये कहती है ना कि इतना सारा मेकअप लगाओ, पैसा वसूल, पता चले कि हमने इतना पैसा खर्च किया। लेकिन एक और कॉन्शियस भी है सैलून के कि भाई ये एक नामवर सैलून से तैयार हो। हम एक दौड़ में लग गए हैं जो मैं समझती हूँ हैशटैग वाली कैटेगरी, नहीं अच्छी बात है। आपको बड़ा प्राउड होता है कि इनको सिर्फ अच्छा दिखाने के चक्कर में, और जब वो सैलून से गई तो एवरीबडी आस्क ये कहाँ से तैयार हुई है, पहला अल्फाज। अरे क्या तो भाई सैलून से तैयार हुई है, इसमें क्या वो जरूरी है कि उसके ऊपर कोई ब्रांड नेम लगना जरूरी है? ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं बहुत ज्यादा लोग। वो जब तक वो उसको टैग ना कर दें और वो दिखावा नहीं हो ना, तो बस इसराफ भी है। क्या वो खूबसूरती किसी सैलून के ब्रांड नेम की मोहताज है? It depends from person to person. मैं अपनी जाती बात करूं, आपके करीब जो आपके जो रहती हैं, जो भी रहायशी इलाका है, वो आपके पास मैं कहूंगी ज्यादा प्रेफर करे कि वो आपके पास आए ना कि वो ये तो आप अच्छा नहीं करेंगे, आप भी तो वैसे ही करेंगे, ऑफ कोर्स अच्छा करेंगे। तो क्यों हम इतने कॉन्शियस हैं कि इसके ऊपर एक नाम होना चाहिए? तो वो आपकी, अगर आप क्रिएटिव है तो आप उसको खूबसूरत बना सकती हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग इस चक्कर में मारे जाते हैं कि हमारी आवाम में एक ये पता नहीं कहाँ से चीज आ गई है, जज करना कि जी वो दीवारों पे कितने बरखी कुमकुमे लगाए, कितने उन्होंने वो करी फुनने लगाए हैं, कितना खूबसूरत उन्होंने इंटीरियर एंड वो डेकोरेशन लगाया है। आई डोंट नो व्हाई लोग इस पे काम जज करते हैं। और ठीक है, आप अपने इंटीरियर पे लगा सकते हैं सब चीजें, बट वो ब्राइड 2 घंटे बैठेगी, दिन फिर चली जाएगी अपना मेकअप लेके ना अपने साथ, देन फिर वो काम सा जाएगा। आई थिंक जो नीड है ना, कंफर्टेबल चेयर हो, प्रॉपर एटमॉस्फेयर है, लाइट्स प्रॉपर हो, एसी चल रहा हो, ठीक है, इससे ज्यादा नीड नहीं होती है। आई डोंट वांट टू नेम सम पीपल, लेकिन ये के बड़े मशहूर नाम है, स्पेशली पाकिस्तान के भी, कराची के भी, 70,000 1 लाख रुपए भी ब्राइड का चार्ज कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज इनजस्टिस कि आप एक तो पाकिस्तान इस वक्त जिस हालात से गुजर रहा है, और इससे पहले भी हम लोग बहुत डेवलप्ड कंट्री नहीं है, और स्पेशली कराची की आवाम जो इसमें से 80% जो है इस वक्त तो बिलो पॉवर्टी लाइन ही जा रहे हैं। तो ज्यादातर जो मुतवस्सित तबका है वो उससे भी नीचे, लकीर से नीचे जा रहा है। और आप देखिए कि अभी भी लोग ये हैं कि उस बाप पे और भाई पे कितनी बर्डन डाल रहे हैं सिर्फ कि भाई एक ही दिन है, दैट्स फाइन, बट आप एक बजट में, एक लिमिट में रह के काम करें ना, हद से आगे। इसी बात को आपने कहा ना, एक ही दिन है, ऐसा नहीं है। अब एक दिन का मतलब थोड़ी कि आप किसी का बाजा बजा ना करें। बिल्कुल अपने वालिदैन पर, जैसे मुझे बकायदा एक मंगेतर ने कॉल करवाई कि बाजी आप देखे ना ये ना बहुत जिद कर रही है कि मैं वलीमा भी, जहाँ मेरी वालिदा ने मुझे तैयार किए, तो मैं 30,000 रुपए, कितनी डिमांड की थी उसे, 30,000, याद से 3, 4 या 5 साल पुरानी बात है। तो कह रही है कि ना देखे ना बाजी आप कितनी सिंपल है और आपकी सोच कितनी अच्छी है, लेकिन वो यही 30,000 मैं कह रहा हूँ तुम ले लो, 30,000 ले लो, और तुम इसका कहीं अच्छी जगह, तुम देखो सोच उस बंदे की कितनी अच्छी है कि मैं पैसे देने पे प्रॉब्लम नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेकअप पे 30,000 मत लगाओ, कि कहीं करीब से 15,000, 10,000 में भी तुम तैयार हो सकते हो। एवरेज हो सकता है, लेकिन तुम 30,000 अपने ये पैसे कहीं और इस्तेमाल भी कर सकते हो, तुम्हें मैं दे देता हूँ। तो यकीन करें मुझे इतना दुखा, लेकिन उस लड़की से जब मैंने बात की तो नहीं, ये तो एक ही दिन होता है, मैं तो जैसे अपने घर से तैयार हुई हूँ। पता है ये चीजें जब आप नहीं मानते ना, तो फिर वो आपकी भी बाद में नहीं मानती। तो ये जरा सा, ये एक मैच्योर होने की या समझदार होने की एक औरत की निशानी है कि वो अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ और लाइफ पार्टनर के साथ कैसा मूव करे। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम लोगों को इसको देखना चाहिए। लेकिन ब्यूटी की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, आजकल एक और चीज भी बड़ी ट्रेंड में चली, उसको आप बताइएगा, इसके बाद मैं आपके पास दोबारा कि लोग रेंटल भी अच्छे ड्रेसेस लेते, क्योंकि उनको पता है कि एक ही दिन के पहनने के। बाखुदा इसको, इस लड़की को मैं कहूँ ना, अगर एक ब्राइडल, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्राइडल है, मुझे बताओ ये लड़की तुम दोबारा ये सूट कब पहनोगी, तो वो सालों में कहीं निकाल के सूट, बहुत सारे लोग नहीं पहनते हैं। और ऐसे नॉर्मल पार्टी वेयर सूट होते हैं, उसको आप कई बार पहन लेते हो, लेकिन इस सूट को आप बहुत मुश्किल से दोबारा पहनते हो। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि आप ना पहने, लेकिन आप अपने क्राइटेरिया को, अपने बैलेंस जो है ना, इक्वलनेस को देख के चले। लेट्स सी, इसको बताइएगा रेंटल हमारे लिए कितना बेनिफिट है। हम चाहते हैं वरीशा माशाल्लाह बहुत बार मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं, बहुत जगह इन्होंने कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया और इसमें पोजीशन भी ली, और वरीशा बहुत एक्टिव है, क्लासेस लेना। अच्छा, हमारे साथ एक लाहौर से वरीशा बात कर ली, कॉलर है, हम बात है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? निदा
जी निदा। आवाज पहचान लिया मैंने। निदा कैसे हो, आप ठीक हो? बस ठीक ठाक। मैं आपको देख रही थी, आप बहुत माशाल्लाह से प्यारी लग रही हो। अच्छा, thank you. और आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, और मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, यानी ब्यूटी के शौकीन हो? हाँ। जी 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 जी। और मैं ना ये सोच रही थी कि जल्दी जल्दी आपसे बात करूं बस। क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही बस दिल कर रहा था। जल्दी 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 कौन सी वाली बात है? ऐसी कौन सी बात है जो बहुत जल्दी करनी है शहजादी ने? नहीं, ऐसी बस मेरा दिल कर रहा था बात करने को। मैं सबके साथ अपनी फैमिली में बैठी हुई हूँ। अच्छा, आप मुझे मैंने कहा बताएं। अपनी बहन से बात कर। अच्छा, आप एक काम करें ना, अब आप आ गई हैं तो आप कोई गाना सुनाएं ताकि हम अपनी ब्राइड पर वो जैसे जैसे आप गाती जाएंगी वो पिक्चराइज उसके ऊपर होता जाएगा। आप गाना सुनाएं, हमारी मॉडल के ऊपर कैमरा होगा। आपकी फरमाइश हमेशा होती है मेरे पास कि वो मंजली वाले आप। चलिए, आप गाना गाएं, हम अपनी कैमरा जो है अपनी मॉडल पे करते हैं, ठीक है जी? चलें, ठीक हो ये गया। सुनाएं जी। मुझ पे कैमरा नहीं चला तो इसके ऊपर डालें। हाँ, गाएं आप गाएं। हाँ, ठीक हो गया। मंजली वालड़िया वे तू ता मोलियो मुटियार कदे नहीं दिने सी मन्नी हार तैनू कर बैठी प्यार मंजली वालड़िया वे गल भुल्ली ना ओ नैना वालड़िए नी मेरी मंजली दी तूए तान तूए मेरा दीन ईमान तैथों वादियां जिंद जान नैना वालड़िए नी ऐ गल भुल्ली ना हशर दिहाड़े ताई शाला रुक जा मन ऐ वेले प्यार दे जिथे फुल खिड़े ने सदा महकन बेले नी तेरे दम दे नाल बहार वे तूए मेरा हार सिंगार साडा रोज असल दा प्यार वंजली वालड़िया वे गल भुल्ली ना तेरे। वाह जी वाह, निदा आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, बहुत प्यारा, मेरी जान, बहुत शुक्रिया। दूसरा भूल गई मैं। लेकिन बहुत अच्छा गा लिया, थैंक यू सो। वो क्या हुआ कि मेरी आवाज खराब है, आज मेरा गला खराब है। नहीं, बुध को बिल्कुल रेडी रहना, वेडनेसडे रेडी रहिएगा। इंशाल्लाह बुध को रेडी होंगी मैं। दवाई मंगाई है मैंने, टैबलेट खाई अभी अभी मैंने। अच्छा, एक दो गाने बता दूं बुध को गाने। हम लोग उस दिन सुन रहे थे, एक था दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी था, और तू जो मेरे हमेशा कॉल रहे में, तू जो मेरे हमेशा कॉल। और एक और है, वो है सब तो सोने। सब तो सोने, ये मैं पहले ही सोच रही थी कि अब की बार ये सुनाना है। डन हो गया जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारा ब्यूटी सेगमेंट का टाइम हो रहा है, ठीक है जी? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मेरे कुछ रेगुलर कॉलर है, बड़ी ही मोहब्बत से मुझे देखते हैं, ये कहूँगी, शौक से नहीं, मोहब्बत में। अच्छा, कुछ थोड़ा 2-3 मिनट देखिएगा, ठीक है? क्योंकि हमने वो शुरू में हुआ था ना थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा डाल होना उसमें। अच्छा, ये बताओ, वो जो मैंने कहा था रेंटल जो है लेते हैं हम लोग जो, उसके लिए हमारे लिए क्या चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहेंगी कि नहीं? आई थिंक क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये कि देखें, सबसे पहले तो आप देखें, एक बड़ी कॉमन सी बात है सभी की, जब कहते हैं ना अपनी चादर देकर पाँव फैलाना चाहिए, जब आप अपने घर का हिसाब भी ऐसे ही चलाते हैं, मुल्क का भी हिसाब ऐसे ही चलना चाहिए, तो अपनी जिंदगी के हर मामले का हिसाब ऐसे ही चलना चाहिए ना। तो व्हाई नॉट के आप 4-4 लाख रुपए के जोड़े इन्वेस्ट करें और उसमें 4 घंटे बैठे एंड देन वो जोड़ा डब्बे में जाके अंदर, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊं ना कि क्या साल भर में मुन्ना हो जाता है, उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी उसके साथ इतना भारी, जो फिर से कहते हैं कि बच्चों के साथ जोड़ा नहीं पहना जाएगा, शादी का इतना भारी है, कौन संभाले, क्या करे, बच्चे के पास साइज अपना भी बड़ा हो जाता है, साइज भी चेंज हो जाता है। वेरी ट्रू। एंड उसके अलावा ना, नहीं, और आप हमारी सोसाइटी देखिए ना, अभी तक बहुत सारे लोगों में है, बड़ों में, कि जी वो दुल्हन की शान खराब नहीं हो तो अपनी शादी का जोड़ा नहीं पहनो, या ये सब चीजें बड़ी जगहों पे एडजस्ट हो भी जाता है। लेकिन आई थिंक दुल्हन बन के एक जगह बैठना भारी जोड़ा, एक लड़की को समझदार होना बहुत जरूरी है। समझदार होना, ये बताओ, शायर भी और
उसके साथ जो है एडजस्टिंग भी बहुत सारी चीजें बिल्कुल मैं आपको जबरदस्त बताती है, ये बड़ी बड़े बड़े मजे की बात है। अच्छा वैसे ये बात बताओ कि माशाल्लाह कितने टाइम से आपका ये देख रही थी, इनको पसंद आया मेकअप बहुत ज्यादा, अच्छा लग रहा है? Very nice, very Nicely। nice, बहुत ये बताइए, बहुत सीनियर है ना इसलिए मैं इनसे इवेंट में मिली हूँ, फर्स्ट पोजीशन पे आई थी मैं, इन्होंने आपने मुझे जो है ना अच्छा ट्रॉफी विनर दी थी। दिया था। क्यों दिया आपने, कहाँ से आया ये? अच्छा वही ये बताओ कि कितना टाइम से माशाल्लाह मेकअप फील्ड में हो आप? मैं मेकअप के फील्ड में मुझे 10 साल हो। अरे वाह यार, काफी Very अच्छा। nice। अच्छा सभी, वैसे जब भी आप मुझे बुलाती हैं हर दफा मेरा कोई स्टूडेंट या कोई ऐसे ही मिल जाते हैं, ये क्या खास बात कोई है? देखिए इसे बोलते हैं फेयर काम है ना? करना, कोई प्री प्लान नहीं। यकीन करें मैं कोई बात Honestly, करती हूँ ना, हाँ। कोई प्री प्लान नहीं होती है, हाँ। वो ये क्विकली तो मैं बात गवाह होती हूँ है। इस चीज के लिए कि बिल्कुल ऑनेस्ट बात है ये कि आपकी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल होती हैं, वरना जो ये प्लांटेड वाले सीन होते हैं ना, मैं तो उन लोगों में से भागने वालों में से ये हूँ। बोलना ये नहीं बोलना इसे हाँ ना, स्क्रिप्टेड हर चीज पहले अल्लाह से का यहाँ शुक्र है। नहीं 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 यार वो Very फिर वो good, चेहरे के appreciated। एक्सप्रेशन भी तो नहीं आते ना, मजा नहीं आता। वरिशा मुझे आपको बुला के बहुत अच्छा लगता है, यकीन करें मुझे, मैं कहूँगी मुझे कुछ सीखने का मौका मिलता है जब हम आप ऐसे खवातीन को मिलते हैं ना जो अच्छा काम प्रेजेंट करती हैं और कुछ नया नया करने की कोशिश करती है, जुस्तजू होती है। तो आपको इतना जुस्तजू क्यों है? माशाल्लाह आपकी सासू माँ भी आपके साथ कुछ सपोर्ट करती वो है। मेरे साथ हेयर स्टाइलिंग करवाती हैं Nice। सैलून में। बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, पता हाँ, है तभी बहुत तो ज्यादा, appreciate मदर्स को भी और सासों को तो डबल, बहुत सास ज्यादा। मेरी बहुत हेल्प करती हैं, बहुत ज्यादा। क्यों इतनी जबरदस्त भाई, मोहब्बत जो भी करती है? सास है आपने इनकी ऐसी क्या बहुत- बात है? वो मेरी आपके सगी लिए। फुप्पो भी है और बस अपने बच्चों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत मोहब्बत करती हैं हाँ, okay। माशाल्लाह, तो आपके इस काम को बड़ा सपोर्ट सबसे ज्यादा मुझे लगता है सासू माँ ने किया। सबसे ज्यादा सास ने किया। सास ने किया। तो क्या आप क्या सोचते पहले हैं वो काम करती थी, 25 साल तक उन्होंने किया, फिर मेरी शादी हुई तो मुझे दे दिया। Oh, wow, nice। ये देख अब हमारा ये खानदानी पॉलर हो गया। खानदानी फॉलो हो गया। खानदानी बोलो 3 बेटियां हैं मेरी, अब वो करेंगे इंशाल्लाह। क्या और बात ये है। मॉडल जो है कि मेरी बहन है। अच्छा मेरे जहन में आया था बिकॉज उनके फीचर्स मिल रहे हैं। मिल रहे थे ना। अच्छा ये कि हुनर को आगे ट्रांसफर करे, कैसे कहते हैं इल्म या हुनर कभी भी हम अपने पास सेव करके ना रखें। हाँ, That is- जिम्मेदारी जैसे आप है। टीचर हो, सिखाते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने हुनर को आगे ट्रांसफर करना चाहिए। आप आगे ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपने जो ये मेकओवर किया, एक ब्राइडल मेकओवर हम जब करते हैं और वलीमे का, दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों तो मेकअप भी होता है उसी लड़की के पे होते हैं। बारात में हम थोड़ा ना हैवी लुक क्या ड्रेस का कोई हाँ फर्क ड्रेस होता है? का भी आता है। और जो अपना रिसेप्शन का मेकअप होता है, जो वलीमे का, उसमें हम सॉफ्ट लुक देते हैं, बिल्कुल डॉल वाला लुक देते हैं कि ताकि ये लगे अलग से, जो ना ये लगे कि वलीमे का मेकअप है। उसका ड्रेस का कलर भी हल्का होता है, ज्वेलरी भी, बहुत से लोग हैवी भी बनाते हैं। आप आइज क्लोज करेंगे, बात करिए ना, तो आपके ऊपर जरा कैमरा भी होगा ना, थोड़ा उस तरफ चेहरा करें, आपके फूल भी इतने प्यारे लग रहे हैं। ये वाह वाह जबरदस्त, और थोड़ा सा उस तरफ और प्यारी लगेंगी ये। हाँ जी वरिशा, आपने इनके ऊपर पूरा एक खूबसूरत इनकी ड्रेसिंग, लेकिन हर चीज बड़ी परफेक्टली, ये कुछ जहन में सोच के ये ज्वेलरी, ये ड्रेस, ये हर चीज नहीं नहीं, create बस करी? मैं काम करती हूँ, मेरा दिमाग चलता रहता है। ऐसे सारे क्लाइंट आपसे बहुत जी मुतमईन होके जी जाते हैं? हाँ बहुत। अच्छा बहुत खुश आने होके जाते हैं। वाले खवातीन को क्या मैसेज देंगी? ये आपका कैमरा है। आने वाली जो क्लाइंट मेरी पॉलर में, हाँ हाँ, जो नहीं पॉलर में हो या जो बच्चे सीखना चाहें, उनको क्या मैसेज देंगी? बस मैं यही मैसेज दूंगी कि आप अगर मेरे पास आना चाहती हैं या कहीं भी जाना चाहती हैं तो बहुत दिल लगाकर सीखें, और ये जो है बहुत अच्छा आपके लिए जो है ना हुनर है, आपके आगे भी काम आएगा। और बस यही बस कहना नहीं चाहूंगी। नहीं, ये बहुत अच्छे कि उन्होंने कहा कि सीखें और शौक से सीखें, उसमें मेहनत करें। आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे नाज़रीन को ये कैमरा? सीखने के हवाले से या हाँ ट्रेनिंग के हिसाब से। देखें वक्त की ज़रूरत है, सीखना भी, आगे बढ़ना भी है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते ज़माने के लिहाज से, तो आप पीछे रह जाते हैं, और आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा और आपकी जगह ले जाएगा। तो स्टैग्नेंट कहते हैं ना कि ठहरे हुए पानी में भी बदबू पैदा हो जाती है। आपको फ्लो के साथ रहना है, आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जैसे एस्थेटिक की बात हो रही थी, तो हम भी एस्थेटिक स्टार्ट कर दिया है माशाल्लाह। तो अगर आप पीछे रह जाएंगे तो फिर आप आउटडेटेड हो जाएंगे। अपडेट करना बड़ा ज़रूरी है, सीखिए। और जो बात अभी इन्होंने की, गुड़िया ने भी, कि दिल लगाकर सीखना इसलिए ज़रूरी है कि देखें किसी भी चीज़ में अगर आप ये सोच कर आएंगे ना कि इसमें पैसा है और इसमें आना है, तो आप कभी ना कामयाब होंगे, ना आप पैसे कमा पाएंगे, ना कुछ कर सकेंगे, ना सीख सकेंगे। जब आप काम में परफेक्ट हो जाएंगे, पैसा आपके पीछे खुद आएगा।
तो दिल लगाना, पैशन होना अपने काम के लिए, ऑनेस्ट होना बड़ा जरूरी है। उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते इन एनी प्रोफेशन। बिल्कुल सही। एक किसी भी उसके अंदर बात Honesty. की जाए, बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्टली। अच्छा, एक और चीज भी मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि हम अक्सर मैंने बच्चों को देखा बहुत जल्दबाजी में अपना नुकसान करती हूँ, फिर उसको अधूरा छोड़ देती है, इतना एक्सपेंस लगा के प्रोडक्ट लेके, तो वो फिर एक और नुकसान ये है ना कि आप किसी के कहने में आके कर रही हैं, तो फिर उनको सीखना नहीं चाहिए, नहीं वेस्टिंग ऑफ सीखना चाहिए, टाइम। वेरी ट्रू, नहीं करना चाहिए। आप फॉलो योर ओन गट के कहाँ किधर दिल चाह रहा है। बिकॉज ये कि आप, मेरी फैमिली जो है वो डिफरेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से थी, तो मेरा भी ऐसा ही था, लेकिन मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट इसमें है। एक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी निकलती है उस वक्त है जब आप अपने अलाइंड होते हैं ना, आपका जहन, दिल, दिमाग एंड हालात, तो आप उसी वक्त कर पाते हैं जब आपको हालात और सिचुएशंस एंड आपकी मर्जी का काम मिले। अब फॉर एग्जांपल एक बात है ना कि आप कुछ और होती, फॉर एग्जांपल आपको कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप शेफ बन गई, तो आप जहरीले खाने बना रही होती और लोग थू कर रहे होते हैं। सही सही, ऐसी सही बात है, बिकॉज आपका दिल है ना, कुछ लोगों का होता है जिनका इंटरेस्ट होगा वो बेहतरीन बनाएंगे, उनको परवाह नहीं होगी कि मैं से कमाऊं या नहीं कमाऊं, वो एप्रिसिएशन ही उनके लिए सब कुछ होगा। बट अल्टीमेटली जब आप कामयाब हो जाते हैं तो पैसा, काम, फेम, नाम, हर चीज आपके पीछे आता है। डन हो गया। एक बात रिक्वेस्ट है, लाइवली कह रही हूँ, एवरी मंडे आपने मुझे ज्वाइन करना है, एवरी मंडे, क्योंकि मुझे एक ऐसी पर्सनालिटी की जरूरत है और मेरे चैनल को, मेरे देखने वाले व्यूवर्स को, लाइक जो ब्यूटी सेगमेंट में जिसके पास नॉलेज हो, ऐसी जो ब्यूटी से रिलेवेंट है, आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, बोलने का एक्सपीरियंस भी है। ये देखो, एक बोलने का एक अंदाज होता है ना, डिलीवरी जिसे कहते हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट हैं उनके अंदर टैलेंट तो, लेकिन डिलीवरी पावर नहीं है। तो मैं आपको लाइवली कह रही हूँ, एक तो इनविटेशन होता है, एक फेयरली बताना कि मैं चाहती हूँ कि उनके लिए, मैं ब्यूटिशियन नहीं हूँ, लेकिन उनके लिए मुझे चाहिए आप, तो एवरी मंडे आपने आना है। so much. लव यू मेरी जान। आपका बहुत शुक्रिया एंड लव यू टू स्वीट हार्ट। आप इतनी इज्जत और इतनी मोहब्बत देती हैं एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू और आपके व्यूवर्स को भी कि सभी जितना हीरा है हमारी इंडस्ट्री का, तो आप लोग संभाल कर रखिए और हीरो को जाने नहीं देते। ये जौहरी को होती है हमेशा हीरे की परख, तो आई एम नॉट बटरिंग, लेकिन आई नो हर फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल एंड शी इज वेरी एक्सट्रीमली टैलेंटेड। थैंक यू सो मच। अच्छा, इनको तो मैंने एवरी ट्यूसडे इनको नहीं जाने देना, क्योंकि इन्होंने आपको, क्योंकि इनके पास एजुकेशन लेवल पे भी बहुत ज्यादा नॉलेज है ब्यूटी फील्ड की, तो ये तो मेरे साथ परमानेंट, मेरे साथ एवरी मंडे रहेंगी। और आप भी अगर मेरे ब्यूटी सेगमेंट में आना चाहें, जैसे वहीशा आई है, माशाल्लाह बहुत सीनियर है, 10 इयर्स इनके पर एक्सपीरियंस है वहीशा, और बहुत सारे ऐसी ब्यूटिशियन है जो अपने मॉडल के साथ आना चाहें, तो मोस्ट वेलकम। नंबर है 031582488704। आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें, और इसके कोई भी पेमेंट नहीं है, नो चार्जेस, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस मॉर्निंग शो के सेगमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना बहुत हमेशा आपका आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं आपका बहुत डिफरेंट मेकअप देखती रहूंगी, ठीक है जी, आपको हम बुलाते रहेंगे। बस अपने मुझे ये कहना है कि बस आप, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, बहुत कामयाब, कि इसी तरीके से आप बुलाएं ताकि और चैनल्स में भी जा सकूं। जाएं, मैं मुझे ARY पे भी जाने का बहुत शौक है, जहाँ जिसमें कॉम्पिटिशन। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर देती हूँ भाई, देखें जितने चैनल्स है, मैं बाखुदा सच कह रही हूँ, ये कोई बाउंड नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि आपका टैलेंट हर चैनल पे नजर आए। इज इट क्लियर? मैं चाहती हूँ आप हर चैनल, और सब पाकिस्तान के चैनल है और ये पाकिस्तान का टैलेंट है, आप हर चैनल पे, हम पे भी जाएं, और सब जिस पे भी आपको अगर चांस मिल रहा है तो उसको अचीव करें। मेरी बेस्ट विशेस फॉर यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज।